तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि अनुभव मेरा कैसा रहा है, तो वो तो अलग-सी बात है कि अनुभव कैसा रहा। लेकिन एक ज़रूरी बात जो है, आप लोगों के लिए जो यहाँ होनी चाहिए आज और जो मैं कर रहा हूँ या करूँगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को भी जो है तैयारी के दौरान अनुभव की बातें करेंगे तो उसमें थोड़ा-सा कहीं आप लोगों को बहुत सारा प्रेशर भी फ़ील होगा और बहुत सारे जो है तनाव होंगे। बहुत ऐसी बातें आएँगी सामने कि सीट इतनी कम है या फिर जो है इतने बच्चे फ़ॉर्म भरे हैं, फिर कैसे होगा, क्या होगा? तो ये सोच कर के नहीं हमें पढ़ना है कि सीट कम है या ये वो है। तो सबसे ज़रूरी है कि जब हम ये सोचना बंद कर देंगे कि सीटें हमारे पास कितनी हैं या कितने लोगों ने फ़ॉर्म भरा है, तो हमारा तनाव जो है वो कम हो जाएगा। तो हमें ये सोच कर के पढ़ना है कि अगर हमारे पास 40 सीट है, 41 सीट है, तो हमें उसमें से कितनी चाहिए? प्रत्येक बच्चे को 1 सीट चाहिए, तो ये सोच कर के पढ़िए आप लोग कि वो 1 सीट मेरी है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। और बात मैं करता हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि 20 दिनों में जो है कैसे किसी चीज़ का रिवीजन कर लिया जाए, कैसे उसे दिमाग में बिठा कर के रखा जाए। तो सबसे बहुत ज़रूरी बात वो हमारे सामने आएगी कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली बात है, जो सबसे ज़रूरी है कि क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमें इस पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कोई भी काल उठा करके देखें, कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य से, चाहे भाषा विज्ञान से, काव्य शास्त्र से, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, अब उन्हें केवल पढ़ने का प्रयास करें, जिनसे प्रश्न ज़रूर उठते हैं और हमेशा से उठते आए हैं। तो ऐसे चीज़ों को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करें। जैसे मैं अगर कुछ उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँ, जैसे अगर हम आदिकाल में पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल में अगर हम सिद्ध साहित्य की बात करें, तो हम आदिकाल के सिद्धों में अगर हमें इम्पोर्टेंट की बात कोई करेगा तो केवल 6 जैसे जिसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकरीपा और ये आते हैं, 6 लोग। केवल 6 को अगर हम पढ़ेंगे तो भी मेरा काम चल सकता है सिद्ध साहित्य से। और इसी तरह से फिर हम जो नाथों के बारे में थोड़ा बहुत ऐसी जानकारी लेंगे कि उनसे बहुत अंदर से क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। और जैन साहित्य में भी हमें बहुत अधिक नहीं केवल 10 या 11 ऐसी रचनाएँ हैं जिन पर अगर हम फ़ोकस करना चाहें तो फिर उतने से ही हमारा काम चल सकता है। तो जिसमें मान लीजिए स्वयंभू का हो गया और पुष्पदंत हो गए, धनपाल, देवसेन शालिभद्र सूरी हैं, जिनधर्म सूरी, ऐसे लोग आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जिनको पढ़ रहे हैं, वो हमें अब तक कितने बार पूछे जा चुके हैं या कितना उनसे प्रश्न उठता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है हर काल से, उस पर हमें जो है ज़्यादा फ़ोकस करना है और कुछ ऐसी विधाएँ हैं जिन पर हमें जो बहुत बड़ी हैं, जैसे अगर हम कहानी की बात कर लें तो लंबी विधा है और उससे बहुत सारे इतने राइटर हैं उसमें, इतने लेखक लिखते हैं कि उनको याद करते रहेंगे तो हम परेशान हो जाएँगे। इसी तरह उपन्यास हमारे साथ होता है। तो इन चीज़ों में भी हम महत्वपूर्ण समय करेंगे और उसके बाद जो जैसे कुछ ऐसी विधाएँ हैं जो बहुत छोटी-छोटी हैं और जिन पर जो है अगर हम काम कर लें और बहुत कम पढ़ें लेकिन उनसे प्रश्न ज़रूर आते हैं, जिसमें से हम निबंध की बात कर लेते हैं, आलोचना की बात करते हैं। और इन चीज़ों में ये और रिपोर्टाज वगैरह हो गए, तो इनसे है इन चीज़ों पर हम जो है ज़्यादा फ़ोकस करें, अपना जो है देखें कि आलोचना में और निबंध में इन विधाओं को देखते जाएँ और जितने आज तक पुरस्कार हैं, जीवनी है, आत्मकथा साहित्य है, ये बहुत बड़ी-बड़ी विधाएँ नहीं हैं। तो इन चीज़ों पर हमें फ़ोकस करना है अपना और जितनी लंबी विधाएँ हैं, उनमें से हमें महत्वपूर्ण ढूँढना है। ऐसे राइटर को ढूँढना है जिनका हमने नाम सुना हो। ऐसा नहीं कोई कि जिसका आज तक हमने ना कहीं नाम सुना हो, ना कहीं कुछ हमें उनके बारे में मिला हो पढ़ने को, उनको नहीं पढ़ना है हमें, उनको छोड़ते हुए जाना है। क्योंकि हमारे पास समय कम है और एक बहुत ज़रूरी बात है जो वो है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अब तक, तो अब आप उसे शुरू से अगर पढ़ने की कोशिश पढ़ने का अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपने जो भी पढ़ा है, उस चीज़ में जो आपको महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मिल रही हों, चाहे कोई महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राइटर के, किसी लेखक के, किसी कवि के बारे में उन्होंने कहा हो, किसी काल के विषय में कुछ कहा हो, तो हमें शुक्ल के इतिहास की एक-एक पंक्ति, एक-एक लाइन और एक-एक जो है बातें उनकी हमारे ज़हन में होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए क्योंकि अगर वो हमारा नहीं सही तैयार है, तो हमारा समझिए बेस पूरी तरह से कमज़ोर है। तो हमें वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो हमें याद हों या उसके बारे में हमें पता हो कि कौन-सी पंक्तियाँ अगर शुक्ल से कोई पंक्ति आए, उनके इतिहास से कोई पंक्ति उठाई जाए, तो वो हम पक्का हो कि हम उसे बता दें, ये उन्हीं की है। तो ये चीज़ें, तो आप लोग जब भी पढ़ें उसे, तो जब पढ़ें तो क्या करें कि उसको अंडरलाइन कर लें जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं और उसे लिख लिया करें। और ऐसा है कि चलिए और मैं क्योंकि हम लोगों ने जब तैयारी की थी तो ऐसा ही कुछ था, उस वक़्त का दौर था और उस वक़्त ऐसे ही पढ़ा था। तो और इस बात को अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हेमंत जी को इसका जो है कि अपना जो है बनाया हुआ जो उस वक़्त का नोट्स था कि 1 आध 2 इतिहासों के कि पढ़ने के बाद किस तरह से महत्वपूर्ण बातें छाँट करके अलग कर ली जाती हैं। वो चीज़ें मैं आप लोगों को उनसे जो है कह के भिजवा दूँगा। तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा जो है सहयोगी होगा क्योंकि आज के समय में अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहेंगे, आपके पास 20 दिन पड़ा है तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप 20 दिन में ही जो है पूरी किताब कैसे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो उसका जो है एक शॉर्ट हैंड नोट्स की तरह से जो है शुक्ल जी को कम में समेटने का प्रयास था, तो वो चीज़ें भेज दूँगा और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी 2 लोगों की पुस्तकों का।
और ऐसी ही कुछ बातें हैं और उसके बाद से अब मैं चाहूँगा कि अगर शुभम जी से अब हमारे अगले वक्ता जो हैं या फिर अगर आप लोगों के सवाल हों, तो आप लोग सवाल रख सकते हैं। फिर जो है मैं शायद आप लोगों को कुछ अच्छे तरह से और बता पाऊँ। अ, धन्यवाद भैया। सवाल सभी से हम सभी वक्ताओं से एक बार मुखातिब हो जाएं, उसके बाद जो भी सवाल या प्रश्न होंगे वो आप लोगों से हमारे प्रतियोगी या जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग पूछेंगे। तो अगले जो वक्ता हैं आराधना यादव जी हैं। इन्होंने भी अपना स्नातक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। आराधना जी, आप तहे दिल से आमंत्रित हैं। आप मतलब आए और अपना जो भी अनुभव रहा है या कोई सलाह हो साझा, साथ ही आपके लिए जो हमारा प्रश्न रिवीजन का तरीका क्या हो, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालने का प्रयास करिएगा। राजन जी, आप आमंत्रित हैं। शुक्रिया शुभम जी। आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही। आवाज आ रही है, वीडियो मैं सबसे पहले दिख नहीं रहे। ऑन है हेमंत? वीडियो मेरा नहीं हेमंत आ भैया रहा है? आपकी तरफ नहीं, आपकी तरफ नेट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से शो नहीं हो रहा है। ओके आपकी ठीक हाँ, है, ठीक इनकी है। वीडियो भी आ रही है और वॉइस भी। अच्छा ठीक जी जी, आप ठीक है। टेक्निकल इश्यूज तो होते रहेंगे। ठीक है, मैं आप सभी प्रतिभागी यहाँ पे जितने हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं आप सबको शुभकामना देना चाहूंगी कि आप हमारे देश की जो टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, आप उसके छात्र होने वाले हैं और आपने इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे आप लोग शुभकामना के पात्र बन रहे हैं। बात की है शुभम जी ने अनुभव शेयर करने की, तो अनुभव तो हम लोग शेयर कर रहे हैं। विमलेश जी ने शेयर किया अपना, हम लोग भी करेंगे। और उन्होंने जो एक बहुत ही अच्छी बात बताई है, हर व्यक्ति देखिए अलग होता है, सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी तो शेयर कर दूंगी, लेकिन आप अलग हैं, आपकी पोटेंशियल अलग है, तो आप मेरी स्ट्रेटेजी लेके कुछ बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। की लिस्ट तो आप लोगों को बता दी गई है। मुझे लगता है आप लोग सब लोग किताबें तो पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ ही रहेंगे। ये आपका रिवीजन का दौर चल रहा है क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं। तो मैं आप लोगों से शुभम, आपने बोला था कि रिवीजन कैसे करें 20 दिनों में। हाँ, तो मैं वो बताना चाहूंगी। देखिए, आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आ गई होंगी कि वो बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप जो भी आपका टॉपिक है, आप उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। 3 कैटेगरी में, जैसे आप एक कैटेगरी में डिवाइड करिए कि कैटेगरी फर्स्ट में रखिए आपकी जो आपको बहुत अच्छे से आता है, या फिर जिसको क्वेश्चन को आप देखते ही आप तुरंत उसको मार्क्स कर देंगे, कोई डाउट नहीं है, तो आप उसको कैटेगरी फर्स्ट में रखिए। सेकेंड कैटेगरी जो आप 50-50 आप मॉडरेट हैं कि 50-50 आप कर लेंगे क्वेश्चन आएगा तो, और 50 में है कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब एक मॉडरेट स्थिति में है आप कि हाँ उसको देखेंगे तो कर लेंगे। थर्ड कैटेगरी में रखिए कि जो आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या फिर जो आप बिल्कुल श्योर नहीं है आपकी उसको कर पाएंगे। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आप हर हफ्ते आप एक कोशिश करिए कि आप इन तीनों कैटेगरी में जो भी आपने विषय रखे हैं, टॉपिक रखे हैं, उसको ऊपर के लेवल पे बढ़ाते चलें। जो कैटेगरी थर्ड में है, जो आपका बिल्कुल तैयार नहीं है, वो कोशिश करिए कि वो बी में आ जाए, जो मॉडरेट में आ जाए। और जो 50% में है, जो मॉडरेट में है पहले से ही, वो ए में आ जाए। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जो ए में है वो नीचे आके सी में आ जाए। आप तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। सी को बी में लाने की कोशिश करेंगे, बी को ए में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आप पुराने पेपर, जो 10 साल के पुराने, जेएनयू के तो 2 ही साल के पेपर्स होंगे, और बीएचयू के, डीयू के, हैदराबाद के, ये सारे आप पुराने पेपर सॉल्व कर जाइए। जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जो नहीं आता तो उसको रट लीजिए, क्योंकि 20 दिन में आप कुछ नया मत पढ़िए। 20 दिन में अगर आप नया पढ़ने जाएंगे तो वो बहुत आपके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, बहुत लोग कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी पोटेंशियल एक जैसी नहीं होती है, वो कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ नया मत पढ़िए। क्वेश्चन जितने आपको मिल सारे क्वेश्चन आप रख लीजिए बहुत अच्छे से, चारों ऑप्शन। एक क्वेश्चन आप, एक लोग ध्यान रखिए आप लोग कि अगर आप कोई पहला प्रश्न कोई एक प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, तो सिर्फ आप उसका सही ऑप्शन टिक करके आगे मत बढ़िए। आप ध्यान दीजिए कि चारों ऑप्शन क्या है, वो चारों ऑप्शन किसके वो आंसर है। अगर वो उस क्वेश्चन के आंसर नहीं है, लेकिन आप उनका प्रश्न ढूंढने की कोशिश करिए और आप उन चारों क्वेश्चन को तैयार कर जाइए। इससे आपका एक साथ में एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन तैयार होगा। तो आप इस तरह तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तनाव आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और बहुत सकारात्मक रहिए,
क्योंकि सकारात्मकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो भी आप किसी चीज़ को कर पाएँगे। अगर आप तुरंत सोच लेंगे कि हाँ, ये बहुत बड़ी परीक्षा है, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप सच में नहीं कर पाएँगे। अगर आपने सोच लिया है कि मैं कर पाऊँगा, तो आप सच में ज़रूर कर पाएँगे। तो आप लोग सकारात्मक रहिए। ये दौर बहुत खराब ही चल रहा है। सब लोग अपने घरों में कैद हैं, तो आप एक काम करिए, आप अपने स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखिए और साथ में तैयारी करिए। अगर आप तैयारी करते हुए अगर आप अपने स्वास्थ्य पे ख़्याल नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आप इधर खाना-पीना छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर के टाइम में बीमार पड़ जाएँ। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख़्याल रखिए और बिल्कुल सकारात्मक रहिए। और कुछ आप लोगों को पूछना है? धन्यवाद। हम अभी जो भी प्रश्न होंगे वो आगे आपसे किए जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए बचे हुए हमारे शेष 2 वक्ताओं से भी उनसे एक बात कर लेते हैं। तो अगले वक्ता के रूप में है निर्मल जी। उनको तहे दिल से आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना जो भी अनुभव रहा है या कोई सलाह हो हम लोगों को दें और साझा करें, और साथ ही जो उनसे प्रश्न होगा किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें। निर्मल जी, आप आमंत्रित। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ आवाज आ रही रही है मेरी? जी जी आ रही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा प्रश्न पूछा है कि मेरा अनुभव किस तरह का रहा है और किस टॉपिक को ज़्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अनुभव तो सबका अलग अलग ही होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, आप भी सबका अलग अलग है। अ, किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दें, ये प्रमुख प्रश्न है आपका। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जेएनयू में जिसे तैयारी करते वक्त लोग मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। 2-3 साल जैसे आप लोग देखे हैं, 2 साल से ऑब्जेक्टिव चल रहा है एग्ज़ाम, तो वहाँ वहाँ से प्रश्न बार-बार पूछे जा रहे हैं। जैसे दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है और गद्य की जो विधाएँ हैं आधुनिक काल में, वहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने एग्ज़ाम देते हुए जो अनुभव किया है कि जो मार्क्सवादी आलोचक हैं नामवर सिंह, मैनेजर पांडे या केदारनाथ सिंह, इन सारे जो आलोचकों की पंक्तियाँ हैं, उन्हें ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि ये सब वहीं के फैकल्टी हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो विशेष रूप से इसे भी ध्यान दें और और भी जैसे जो आदिकाल की पंक्तियाँ हैं या भक्तिकाल की पंक्तियाँ हैं, तो कुछ लोग पंक्तियों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो हिंदी बैकग्राउंड से होंगे, उनकी तो लगभग पंक्तियाँ तैयार हो ही जाती हैं। आप बीए में जब पढ़ते हैं अपने सिलेबस के दौरान, जैसे बीएचयू की कोर्स में जो पंक्तियाँ लगी हुई हैं, जब आप बीए में पढ़ते हैं तो आप उनको पढ़ जाते हैं। तो लगभग तैयार हो जाता है आपका या डीयू या जेएनयू डीयू या और जो अच्छी यूनिवर्सिटी से आते हैं। कुछ लोग जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हैं मेरे ख्याल से उनको पंक्तियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ष 4-5 पंक्तियाँ कविता से पूछी ही जाती है, तो उसे भी विशेष रूप से पढ़िए और जो आधुनिक काल में जो विमर्श आया है, उस पे विशेष ध्यान दीजिए। आलोचना पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि उससे अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न भी उसी से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और रही बात अनुभव की, तो मेरे पास अन्य साथियों से शायद कुछ ज़्यादा अनुभव हो क्योंकि मैं जब बीए सेकेंड ईयर में था, तब भी 2019 में एग्ज़ाम दे दिया था बस ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि उस समय तक हेमंत जी जैसे कोई आदमी थे नहीं जो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर पाएँ जहाँ पे आप पास किए हुए जो छात्र हैं उनसे अनुभव प्राप्त कर पाएँ। तो हम अनुभव के लिए उस समय पहले ही एग्ज़ाम दे दिए थे। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग के पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप जो लड़के उत्तीर्ण होके आए हैं परीक्षा, उससे आप बातचीत कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए इस ढंग का ये चल रहा है। अनुभव की बात करें तो मैं विशेष जिस ढंग से पढ़ा था अ, जैसे जो भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल काल का विभाजन किया गया है, तो काल क्रमानुसार ही आप पढ़ें। आदिकाल को पहले तैयार करें, फिर भक्तिकाल को, फिर रीतिकाल को। और ऐसा नहीं कि ज़्यादातर मेरे जो मित्र हैं, वो सफल नहीं हो पाए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल एक काल
को एक दिन में बस पढ़ते थे तो एक सप्ताह तक आदिकाल ही पढ़ रहे हैं। ऐसा आप ना करें। आप ये हर दिन अपना समय का विभाजन कर लें और उस अनुसार मतलब सारे काल को रोज पढ़ना है। आप ऐसा बना लीजिए कि भक्ति काल भी पढ़ना है, रीति काल भी पढ़ना है, आदिकाल भी पढ़ना है और जो गद्य की विधाएं हैं उसको भी पढ़ते रहना है लगातार। तो जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो इस तरह से आपका लगातार तैयार होते जाता है, आप भूलते नहीं। ऐसा क्या होता है कि ज्यादातर लोग आदिकाल पहले पढ़ते हैं, फिर जब तक रीति काल पे पहुंचते हैं आदिकाल गायब हो चुका होता है, फिर आधुनिक काल पे आते आते पूरा गायब हो जाता है। तो मेरा जो अनुभव रहा है कि आप लगातार अगर किसी चीज को पढ़ें, मतलब हर दिन आप किसी चीज को पढ़ते जा रहे हैं तो वो मतलब बना रहता है। आप जो आगे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो पीछे आपने किया है वो भी बना रहता है। इसी तरह की कुछ बातों का आप ध्यान रखें। और कोई प्रश्न हो तो आपका पूछिए। धन्यवाद शुभम। निर्मल जी। धन्यवाद निर्मल जी। अब अगले वक्ता के रूप में हैं स्वाति जी। मैं इनका तहे दिल से इनको आमंत्रित करता हूं और जो भी इनका अनुभव रहा हो या कोई सलाह हो वो हम लोगों के साथ साझा करें। और जो इनसे हमारा प्रश्न होगा, किस टॉपिक पे को छोड़ा जा सकता है, जो मुझे लगता है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात मुझे लगता है यही हो सकती है, किस टॉपिक को छोड़ा जा सकता है। स्वाति जी आप आमंत्रित हैं। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है आपका। अच्छा, शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो लोग इस श्रृंखला को चला रहे हैं, सबसे पहले उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो आज आमंत्रित हैं मैं उनका स्वागत भी करती हूँ। आज मैं आपको अपना अनुभव भी बताऊंगी। और ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि किस टॉपिक को इतने कठिन समय में छोड़ा जा सकता है। तैयारी की बात करें तो आज आप सभी लोगों के पास ओनली 20 दिन बचे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपने जो भी पढ़ा है सबसे ज़्यादा आप अपने रिवीजन पे ध्यान दें। आराधना ने बताया कि जब आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो उसके 4 टॉपिक सामने होते हैं। तो आप ये मत सोच के चलिए कि सिर्फ आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आप ये सोच के चलिए कि आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और भी तैयार हो रहे हैं। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी बुक आपने जो भी पढ़ी हो, चाहे शुक्ल पढ़ी हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, उस सब का आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया होगा इस समय तक। और आप उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि यह समय बिल्कुल भी नया कुछ पढ़ने का है नहीं। और अपनी स्ट्रेटजी बना के चलिए। आप सबकी स्ट्रेटजी सुनिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते रहिए। ये नहीं कि आज उसने बता दिया शुक्ल पढ़ लें, कल मैंने बता दिया रामस्वरूप पढ़ लेंगे। ऐसे कुछ कर नहीं पाएंगे आप सब। लास्ट टाइम आ जाएगा और एग्जाम के पैनिक में आप ज़्यादा स्ट्रेस को संभाल नहीं पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। और इस समय सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना चाहिए कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि एनटीए पिछले सालों से कैसे एग्जाम करा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन करा रहा है। पहले जेएनयू में क्या था कि मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, सब बच्चे अच्छे से कर ले जाते थे। लेकिन पिछली बार से क्या हुआ कि वहाँ पे तथ्यात्मक क्वेश्चन देखने के लिए ज़्यादा मिले, तर्कपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, जिसमें कई बच्चों को लगा कि हाँ पेपर बहुत कठिन बना दिया गया है। लेकिन जेएनयू ये कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, अपना लेवल भी सेट करके चलता है, इसमें उसकी कोई कमी नहीं है। आप लोग उसी के हिसाब से मेहनत कीजिए। डीयू है, जेएनयू है, बाकी जो भी बीएचयू वगैरह यूनिवर्सिटीज हैं उन सब से आप क्वेश्चंस की हेल्प लेते रहिए। और किसी को सुन के ये स्ट्रेस में बिल्कुल मत रहिए कि उसने ये पढ़ लिया, हाय मैंने नहीं पढ़ा, किसी फ्रेंड ने कुछ बता दिया। आप ऐसा पैनिक बिल्कुल लेके मत चलिए। और आपने सवाल पूछा कि किस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जैसे आप आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो पिछली बार देखा कि पत्र पत्रिका का क्वेश्चन मैं उतना रिकॉल तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ आप छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़ दें। क्योंकि वो सन याद करने में, वन लाइन क्वेश्चन याद करने में शायद लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आज आप एज के उस पड़ाव पे हैं
कि जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी याद करने की क्षमता कम होती जाती है, समझने की तर्क वाली क्षमता बढ़ती जाती है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। वैसे एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलेक्शन दिलाने में एक-एक नंबर अपनी महती भूमिका अदा करता है। और शायद ये मुझे लग रहा हो, आप किसी को कोई टॉपिक और भी लग सकता है कि नहीं मैं तो ये अच्छा है मेरा, तो आपका जो अच्छा हिस्सा है उसको 101% दीजिए, उससे अधिक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप ये मत मानिए कि मैंने कह दिया तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ज़रूर हो सकता है आधुनिक काल बहुत अच्छा तैयार हो जिसमें आप सारे पोर्शन समेट लिए हो अब तक, तो आप उसको ध्यान दीजिए। किसी का भक्ति काल अच्छा है तो आप उस पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक बात मैं ये कहूँगी कि आप मोटा-मोटा एक काल विभाजन जैसा दे रखा है हिंदी साहित्य में, आप उसी के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस काल में कितने पॉइंट हैं, किसकी रचना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कुछ रचनाओं का नाम बार-बार आ रहा होगा। विमलेश जी ने बताया कि ऐसा मत सर्च कीजिए जो आज तक आपने सुना ही नहीं या किसी एग्जाम में देखा ही नहीं। ऐसा सर्च कीजिए जो बार-बार आ रहा है, बताया जा रहा है, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना पीरियड चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखिए। हमारी मित्र आराधना यादव ने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और बाकी आपके कोई और भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। एक बार मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी चारों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब जो आगे की जो व्यवस्था होगी, हमारे जिस भी मतलब प्रतिभागी को कोई प्रश्न पूछना हो तो वो क्या करेंगे, अपना हैंड रेज कर देंगे। तो आशुतोष जी से निवेदन होगा कि उनको बोलने की परमिशन आप एक एक करके देते जाएंगे और अपना प्रश्न पूछते जाएंगे, और साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि आपका प्रश्न किस वक्ता से है। तो आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग हैंड रेज कीजिए, और आशुतोष जी आप एक एक करके मौका दीजिए। हाँ, मैं ऑन कर रहा हूँ। आप जिस भी वक्ता से प्रश्न होगा उनका नाम कोट कर दीजिएगा तो उत्तर देने में आसानी होगी, वरना फिर समय ज़्यादा लगेगा। तो पहला नाम है प्रिया का। प्रिया, आपका माइक ऑन हो गया, प्रश्न पूछो। प्रिया, लिए प्रिया जी है नहीं। अगले हैं चंद्रेश यादव। चंद्रेश यादव जी, माइक ऑन है आपका, पूछिए प्रश्न। चंद्रेश यादव जी, चलिए ये भी नहीं है। अगले हैं देवेश। देवेश, आपका माइक ऑन कर दिया, प्रश्न पूछिए। देवेश। आशुतोष जी एक बार देख लीजिए, ये लोग अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 लोग मतलब हैंड रेज किए हो ना। हाँ, अरे ये लोग देवेश है नहीं। पूछिए, ये आपका लोग है। मतलब आवाज आ रहा है। हाँ, सब वॉइस ऑन कर सकते हैं, ये लोग है नहीं, हाथ खड़ा करके कहीं चले गए। देवेश पूछिए आप। हाँ, मेरा क्वेश्चन जो था, एक्चुअली मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ स्वाति गौतम जी से जो है, लेकिन बेसिकली मैं तो यूपी से हूँ, और हम लोगों के सामने इस समय समस्या सिर्फ एक है। आपको पता है यूपी में एग्जाम का एक महोत्सव चल रहा है। हर एक हफ्ते में एक एग्जाम चल रहा है, हर हफ्ते में एग्जाम चल रहा है, और हम एक चीज पर ऐसे फोकस करके चलें तो ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हम लोग को मतलब बहुत कम टाइम मिल पा रहा है। जैसे हम बेसिकली एक चीज के लिए कम टाइम दे पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या करें? जैसे अब आदिकाल बोले, भक्ति काल बोले, काल विभाजन जो है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो तो हम लोग पढ़ लेते हैं और वो लगभग याद रहता है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो होता है वो ये होता है लेखक और रचनाएं, और जिससे ट्यूशन लगभग 30 से 35% भी रहते हैं, तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वो हो जाता है। तो उसके लिए अगर कुछ अच्छा आप बता सकें, उसका कोई तरीका, अच्छा तरीका याद करने का, या फिर उसका कैसे उसको उसमें अच्छा रेज कर सकें नंबर, तो शायद अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। बस इतना ही था मेरा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आपने बताया कि जहाँ महोत्सव चल रहा है, एग्जाम हर हफ्ते हो रहा है, तो उसमें से ये आपको तय करना है कि आप अपनी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं इस समय। जैसे ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक एग्जाम आया, उधर माइंड डाइवर्ट हो गया, ये एग्जाम आया तो ये डाइवर्ट हो गया, क्योंकि
इस समय मात्र आपको 20 दिन रह गए हैं और आपको रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। जैसे आप अपने रचनाओं लेखक का सवाल पूछा कि 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उनको तभी हो सकता है जब आप इन चीज़ों को बार-बार रिवीजन करेंगे। और इसके अलावा रिवीजन के अलावा ऐसी कोई रामबाण औषधि है नहीं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो रिवीजन मैं मानूँगी कि ये रामबाण औषधि है और इसका प्रयोग करके आप अच्छे से सफलता पा सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और हाँ, बात रही एग्ज़ाम की, तो ये कि 20 दिन रह गए हैं, तो मेरा तो मानना ये है कि आप पहले अपनी प्राथमिकता डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है क्योंकि जहाँ आप पढ़ते हैं, पढ़ते आप और भी यूनिवर्सिटी में हैं और पढ़ सकते भी हैं। लेकिन यहाँ है कि यहाँ आपका अदर व्यक्तिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे आपको हर सेमेस्टर में हर टीचर के हूबहू होने का मौका मिलता है, सेमिनार प्रेजेंटेशन होता है, आप अपनी कमियों को अच्छे से पहचान सकते हैं। सिर्फ लिखना या एग्ज़ाम करना ही कोई सफलता नहीं होती है या नौकरी लग जाना ही कोई सफलता नहीं है। अदरवाइज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, जेएनयू उन मामलों में सबसे अच्छा है। बाकी आपकी लाइफ़ है, आप पहले अपनी प्राथमिकता डिसाइड कीजिए। क्योंकि जिस समय मेरा एग्ज़ाम था, मैंने सारे एग्ज़ाम छोड़ के सिर्फ मतलब जेएनयू के एंट्रेंस पे ध्यान दिया था। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने किया है। जी, ठीक है, अगले अगला प्रश्न। जी, अगले प्रश्न के लिए मैं रवि झा जी, आपका माइक ऑन है, आप प्रश्न पूछिए। रवि झा जी। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्रश्न हाँ, जी, पूछिए। जी। जी, मेरा प्रश्न निर्मल भैया से है। निर्मल भैया, ज़रा आप ये बताइएगा कि कथा साहित्य का जो पोर्शन है, जैसे कि कहानी, उपन्यास और कथेतर जो है, आत्मकथा, दलित या फिर यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, इस दोनों में यदि प्रायोरिटी की बात की जाए तो प्राथमिकता किस पोर्शन को दिया जाए अधिक पूर्ण? रवि, देखिए, आवाज आ रही है? हेलो। जी भैया, आ जी, रही जी, है आ आवाज, रही है। बोलिए आप। आपका जो प्रश्न है कि जैसे कथा साहित्य में किसे अधिक प्राथमिकता दी जाए, तो मुझे लगता है आप जब पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप बनाएंगे, तो आपको एक मोटा-मोटा अनुमान मिल जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपको यह अनुमान मिल जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि आप किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से याद कर पा रहे हैं। तो रुचि यहाँ भी मायने रखती है। अगर मान लीजिए आपकी रुचि उपन्यास में ज़्यादा है, कहानी में थोड़ा कम है या नाटक में ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो गद्य साहित्य में लगभग हर टॉपिक से पूछा ही जाता है। और जैसा आप कथेतर गद्य की बात कर रहे हैं, तो कथेतर गद्य में यात्रा साहित्य या आत्मकथा कुछ ही चीज़ हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मकथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुझे लगता है। और मैंने जितना अ, लगभग विश्वविद्यालय के प्रश्न सॉल्व किए, सारे विश्वविद्यालय के, तो मुझे भी लगा कि आत्मकथा कथेतर गद्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद यात्रा साहित्य है, जीवनी है, अन्य भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। आप जब बैक ईयर का क्वेश्चन बनाएँगे, तो आपको लग जाएगा एक अनुमान कि कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, और फिर आप उसके हिसाब से जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। और दूसरी बात है कि क्रम से याद कीजिए। अगर आप क्रमबद्ध रूप में याद करते हैं, तो अगर मान लीजिए पूछा जाए, तो उसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल पूछा जाए, तो आपको वहाँ भी सहूलियत होगी। अगर आप क्रम के अनुसार से याद करते हैं, तो वहाँ भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो बैक ईयर में ज़्यादा पूछा गया है, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार करें और क्रम से तैयार करें। इससे आपका मतलब ज़्यादा मतलब मुझे लगता है तैयारी अच्छा से हो पाएगा। जी, अगले हैं हमारे मधु। मधु, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन हो गया है। मधु। मधु, MADHU। चलिए, ये है भैया नहीं। मेरा आवाज जा रहा है? बिल्कुल आ रहा है, प्रश्न हेलो। पूछिए। हाँ, हाँ। भैया मेरा प्रश्न ये है कि रिवीजन करने पे कंफ्यूजन बहुत होता है क्वेश्चन करते वक्त, और दूसरा प्रश्न ये है कि काव्य शास्त्र को कितना तक पढ़े, उससे क्वेश्चन बहुत डीप पूछा जा रहा है।
जी अपना वक्ता मतलब किन वक्ता से प्रश्न है ये भी बता दीजिए। भैया आप किसी से करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेरा फोकस होगा कि आप विमलेश भैया से बताएं। हेलो जी विमलेश भैया आप जी जी कीजिए। बिल्कुल। और मधु ने ये सवाल किया कि काव्य शास्त्र का जो है जुड़ा हुआ है। तो देखिए काव्य शास्त्र से मधु बहुत अंदर से प्रश्न नहीं आते हैं, आपको मैं पहली बात बता दूं। क्योंकि काव्य शास्त्र जेएनयू के अगर हिसाब से मैं कहूँ या डीयू या फिर जो है बीएचयू, तीनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, वहां जो है काव्य शास्त्र बहुत अंदर से नहीं। केवल क्या काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र से क्या पूछता है अधिकतर करके, तो भारतीय काव्य शास्त्र में या तो कोई रचना पूछेगा या कोई पंक्ति पूछता है। ज्यादा ध्यान दें, या तो कोई रचना पूछेगा या पंक्ति पूछता है। हाँ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना, जैसे अलंकार से हमारा एक प्रश्न होगा ही होगा। तो वो अलंकार जो आज तक हमने जो पढ़ा है उसमें से एक प्रश्न हमारा अलंकार से होगा, एक छंद से होगा। तो इन दो प्रश्नों में से हमें पक्का है कि, और ये बात हमें जाननी ही चाहिए कि अगर हमारा जो है कहीं से प्रश्न, हमें पता है कि एक प्रश्न आना ही आना है, इन दोनों से एक प्रश्न होते ही होते हैं, तो हम उसे क्यों ना हो कि पढ़ें, और जरूर पढ़ें। और समय है हमारे पास अलंकार और छंद से। और भारतीय काव्य शास्त्र में रचनाएं पूछ सकता है कि किसकी है, या फिर पंक्तियां अधिकतर दे देता है कि पंक्तियां पूछता है कि ये पंक्ति किसकी है। बाकी उससे और बहुत सारे अंदर से सिद्धांतों से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जब आप जाएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में या तो काव्य शास्त्री का नाम पूछ देता है कि किसने जो है उसका प्रवर्तन किया था, कोई भी, चाहे उत्तर संरचनावाद का हो, चाहे संरचनावाद का हो, चाहे नव्य संरचना, कोई भी चीज ऐसे पूछ देता है, या उसकी कोई बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति का नाम पूछ देता है। बस यही चीजें आती हैं पाश्चात्य से कभी अंदर से बहुत कुछ नहीं पूछता। पूछता है तो केवल चाहे इलियट वगैरह से पूछ देता है कि कल्पना सिद्धांत वगैरह से लेकर के, और बाकी इधर से नहीं। हाँ अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र से कुछ चीजें आती हैं जिसमें से हमें रस सिद्धांत को जो है ज्यादा है, ध्वनि वगैरह क्या है कि इन लोगों की केवल पंक्तियां पूछता है, ध्वनि सिद्धांत से वो चाहे फिर औचित्य से कुछ नहीं पूछता। औचित्य से अगर जब भी पूछेगा तो उसका भेद केवल पूछता है, और किसने जो है कितना माना था, केवल वो भेद पूछता है। और यही जो है हाल कुछ रह जाता है जो है हमारा वक्रोक्ति वाले में भी। तो उससे अंदर से नहीं बहुत सारे प्रश्न, जब भी अंदर से अगर कुछ पूछा जाता है तो वो या तो रस सिद्धांत से होगा या ध्वनि से होता है। दो सिद्धांतों से पूछा जाता है। रीति सिद्धांत से भी केवल उसके जो है कुछ पंक्तियां पूछ दी जाती हैं, बाकी उसमें अंदर से कुछ और नहीं पूछा जाता। तो इस बात पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और इसको देख लीजिएगा एक बार कि रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत इन दोनों से ही अंदर से कुछ पूछा जाता है तो पूछा जाता है। बाकी रीति वक्रोक्ति और औचित्य इन सिद्धांतों से जो है अंदर से बहुत नहीं पूछे जाते। इनकी केवल कोई पंक्ति पूछ सकती है, या जो है औचित्य से या वक्रोक्ति से केवल भेद पूछा जाता है अधिकतर करके, अधिकांशतः यही मिलता है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में या तो कोई रचना पूछ देगा केवल, या किसी काव्य शास्त्री का नाम, मतलब किसी प्रवर्तक का नाम, कि कोई दे देगा कि कोई दर्शन दे देगा और बता देगा कि इसके जो प्रवर्तक कौन है, उसका नाम केवल पूछता है अधिकांशतः, और बाकी उसके सिद्धांतों में बहुत प्रवेश नहीं करता। जी अगले व्यक्ति का नाम है सूरज द्विवेदी। सूरज द्विवेदी जी आपका माइक कौन है, प्रश्न पूछिए। सूरज द्विवेदी, चलिए ये है नहीं। अगले हैं अनामिका। अनामिका जी प्रश्न पूछिए। अनामिका, चलिए। राज तिवारी, तिवारी जी प्रश्न पूछिए, माइक ऑन है जी आपका। सर। जी सर। सर हमारा पहला सवाल चारों वक्ताओं से है कि आपने आखिरी 20 दिन क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो हमारा ये आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल और आदि काल, इन सब के काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, अगर क्या हम उनको लेकर चलें तो हम कहाँ तक साथ दे पाएंगे। और सर जब अभ्यास करते हैं तो ऐसा लगता है कि दो गलत हैं और सर पर सर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो उनको कैसे दूर करें। बट सर पहला सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या करें 20 दिन, कैसे पढ़ें, जैसे आप लोगों ने कैसे पढ़ा था। धन्यवाद। बिल्कुल राज। तो आपने जब पूछा कि अंतिम में 20 दिन में कैसे पढ़ें, तो पहली बात मैं बताता हूँ आपको। आपने आराधना ने कहा था कि जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ लेकिन अगर आप जानते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो अब तक आपने टच नहीं किया है और उससे प्रश्न आते ही आते हैं, तो जरूर देखें, उसे छोड़े नहीं, कुछ भी छोड़े नहीं। क्योंकि यहाँ हमें एक एक प्रश्न देखना है, कहाँ से आता, क्यों आता। हम ये नहीं सोच के चल सकते कि यही क्षेत्र जो है पूछा इससे ज्यादा। लेकिन आपने जब पूछा है कि जो है हमने 20 दिनों में अंतिम में क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए कि हमारे नंबर जो है थोड़े अच्छे आए, तो इसके लिए मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि हमारे जो महत्वपूर्ण लोग रह गए हैं, ठीक है, हमें उन सभी के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो लेखक हों या कोई उनकी रचनाएं हों, उन पर हमें अधिक फोकस करना है। जैसे
अब मान लीजिए हमने बताया ना कि अगर सिद्धों में आते हैं तो केवल 5-6 सिद्धों की बातें ले लीजिए, नाथों में अगर जैन साहित्य में केवल 10-11 ऐसे साहित्य मिलते हैं जिनकी, या फिर जब हम आगे बढ़ते हैं रीति काल में आते हैं तो देखिए ध्यान देने की बात क्या है, आपको आदिकाल में जब आप रहेंगे तो आदिकाल से जल्दी जो क्या करता है कि आप बहुत जो आदिकाल में जो है किसी रचनाकार का जो है समय जल्दी नहीं पूछता, कोई रचना पूछ देता है। ऐसी बातें जब आप भक्ति काल में आते हैं तो वहाँ रचनाकार का समय भी पूछ सकता है और पंक्तियाँ जो है कुछ-कुछ आती हैं कुछ लोगों में। और उसके बाद से जब आप रीति काल में आते हैं, तो रीति काल में जो है आपको बहुत विशेष जो है जिन लोगों को देखना होता है, जैसे आप मतीराम, घनानंद और पद्माकर। ठीक है, रीति काल में देखिए, रीति काल में कभी रीतिकारों का मतलब कि जो हमारे लेखक हैं, उनका जल्दी क्रम नहीं पूछता कि आप इनको क्रम में रखिए या इनकी किसी रचना को क्रम में रखिए, ये जल्दी प्रश्न नहीं आता हमें कहीं भी। उनसे जब भी पूछता है, तो या तो कोई उनकी रचना पूछेगा, रीति काल वालों में अधिकतर से रचनाएँ ही पूछी जाती हैं या पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि किसकी पंक्ति है। और वो पंक्तियों में भी जो सबसे विशेष पूछा जाता है, केवल 3 हैं ऐसे, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। इन तीनों को आप लोग चाट जाइए, जैसे भी हो सके इनकी पंक्तियों को ज़हन में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे आपके 4 प्रश्न होंगे ही होंगे रीतिकाल से। और वो लिख करके रख लीजिए कि ऐसे ही होंगे। तो जो महत्वपूर्ण है हमें उन पर फ़ोकस करना है। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा राज, कि जिसको आज तक ने आपने, चाहे वो रीतिकाल में कहीं भी आपने जिसको आज तक कभी सुना ही नहीं है, न कहीं नाम सुना है, न कहीं रचना के बारे में कुछ सुना है, रचना भले देख सकते, लेकिन जिनका नाम आपने नहीं सुना हो, आप उनके चक्कर में बहुत ना पड़ें। आपने आज तक जिनको सुना है, जिनको जाना है, कहीं न कहीं जिनको किसी भी तरह अगर आप जानते हैं कोई रचनाकार है, किसी काल का भी, आप उस पर फ़ोकस करने की कोशिश करें, उसे पढ़ें। ये ना हो कि जिसे हम आज तक जानते सुनते ही नहीं हो, हम ये भी सोचने लगे ये तो हमारा रह ही गया, इसको हम जानते ही नहीं, इसको भी पढ़ लें। तो वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो टाइम बर्बाद हो जाएगा एक तरह से। तो ये चीज़ें हैं। और आपने जो है जो एक सवाल और आपका था कि जब हमारे पास 2 प्रश्नों का जो है आ जाता है कि इसे कैसे जो है कौन इसमें सही है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2 प्रश्न मिल गए जहाँ, तो उस 2 में से आप किसी एक को मारिए। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आपको जो है किस तरह से तुक्का लगाने वाला है। एक होता है ना कि तुक्का कैसे, तो देखिए तुक्का कैसे लगाया जाता है, इसपे बहुत ज़रूरी बातें जो आप जान लें, कि सबसे पहले हमारे पास जो है 4 ऑप्शन होते हैं, तो तुक्का किस तरह लगाया जाता है। तो एक तो ऐसा आता है कि जो कोई अगर जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जब लोग कोई नौकरियाँ देते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उन्हें उत्तर नहीं आता है, तो वो केवल एक विकल्प को टारगेट करते हैं, चाहे सी मार देते हैं सब में, किसी 1-2 का तो सही हो जाएगा, या बी मारते हैं सब में जिसका सही हो जाएगा, एक तरीका। या दूसरा जो होता है वो कौन-सी टेक्निक होती है, ये होता है कि आप पहले उसमें से कुछ ऐसे विकल्प छाँटने की कोशिश कीजिए कि जो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आप उसमें से मान लीजिए अगर 2 विकल्प आपने निकाल दिए कि ये दोनों होंगे ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होंगे, तो आपके पास बचते हैं 2 प्रश्न, 2 विकल्प बचते हैं। मतलब आपके पास 50-50% के चांस होते हैं। तो फिर उन दोनों में से एक आप ज़रूर मारें, कोई भी कर दें, चाहे जो भी हो, पहला जो भी आपको लग रहा है दोनों में से एक करें, क्योंकि वहाँ अगर खैर जेएनयू में तो माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जहाँ होती है वहाँ 50% अगर आपके सही होते हैं इस तरह के, तो भी आप प्लस में रहते हैं। तो जैसे बीएचयू वगैरह में होता है, वहाँ भी लोग फिर प्लस में रह जाते हैं अगर आपका 50% भी सही होता है तो। और फिर जो है और ऐसे ही कुछ बातें और जैसे कि हाँ, और एक एक चीज़ और आती है, कभी-कभी आप जो है कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि जिसको आपने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा, तुक्का की मैं बात कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसके बारे में चाहे कवि, लेखक, रचना उसके बारे में आपने आज तक कभी ना सुना होगा, ना जाना होगा, कुछ नहीं जानते होंगे। तो उसमें एक आध ऑप्शन भी ऐसा होगा कि जिसके बारे में आज तक ना आपने कहीं सुना होगा, ना कहीं जाना होगा। तो पक्का सोच के चलिए, जब तुक्का मारना है तब उसी पर फ़ोकस करें, क्योंकि आज तक आपने उस चीज़ के बारे में जब कभी नहीं सुना है, तो उसके विकल्प के बारे में भी आप कभी नहीं सुने होंगे। तो ये बातें होती जी, अगले एक व्यक्ति का नाम है मौसम। मौसम, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है, जो बैचलर में आर्ट्स से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने मार्क्सवादी रचनाकार जैसे रामविलास शर्मा हुए, नामवर सिंह जी हुए, इनके कथन नहीं पढ़े हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियाँ नहीं पढ़ी हैं, तो शुक्ल जी की पढ़ी हैं। इन लोगों को इन प्रमुख पंक्तियों को कैसे कवर करें, कहाँ से पढ़ें? अब मैं पहली बात बता रहा हूँ आपको मौसम जी जो है, देखिए जब आपने अब तक इन लोगों को नहीं पढ़ा है, तो आप इन लोगों के चक्कर में ना ही पड़ें। पहली बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप इन लोगों को बहुत नहीं पढ़े, इनसे बहुत पंक्तियाँ आएँगी तो 1 या 2 पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, बाकी अधिकतर नहीं पूछी जाती हैं बहुत सारी। हाँ, इनकी लेकिन पुस्तकों के बारे में ज़रूर पढ़ लें आप। केवल इनके किताबों के नाम पढ़ लें कि क्या-क्या, कौन-कौन सी इनकी रचनाएँ हैं, उस पर आप ज़्यादा फ़ोकस करें। तो इस तरह में हो जाते हैं, और आलोचकों में भी मैं बताऊँ कि अगर कुछ आलोचक ही आप लोग अगर पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। तो जिसमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे आलोचक हैं जिनको अगर हम पढ़ लें तो उतने से भी हमारा काम चल जाएगा। जिसमें सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि शुक्ल हैं, जिनको पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाटक के हिसाब से भी देखें, अरे निबंध के हिसाब से भी और आलोचना के हिसाब से भी, उधर से दोनों से।
तो एक मिनट, कुछ ऐसे आलोचक हैं जिनमें जैसे नगेंद्र हो गए, डॉक्टर नगेंद्र को आप जरूर देखें, रामविलास शर्मा, नहीं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, और हमारे जो है व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं, और शुक्ल हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इतने ही केवल अगर आप आलोचकों के विषय में, आप और नामवर सिंह जी, इतने ही केवल आलोचकों का अगर आप रचनाओं के विषय में पढ़ लेते हैं, रचनाओं के विषय मतलब उनके रचनाओं का नाम केवल अगर आप याद कर लें, तो उतने से भी आपका काम चल जाए। क्योंकि अगर आप अब से जो है चाहें कि हम इन सारे रचनाकारों की पंक्तियों के विषय में जाने या पंक्तियां पढ़नी शुरू करें, तो वो तो ऐसे पॉसिबल नहीं कि अब आप सारी चीजें कवर करें, आपके पास समय नहीं है। तो इनके रचनाओं का ही केवल नाम जान लें आप, उतना ही पर्याप्त है। और फिर वो होता है कि जब एक आध प्रश्न कहीं ऐसा मिल जाए हमें कि न मिले, तो वही तुक्का लगाने वाली आदत आती है, फिर तब वहाँ यही काम होता है। जी, अगला नाम है प्राची। प्राची, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन है। प्राची। चलिए, प्राची जी है नहीं। अगले हैं शिवांगी। शिवांगी जी, माइक आपका एबल है। हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। वॉइस हाँ, मेरा प्रश्न विमलेश भैया जी से ही है। मुझे पूछना था कि जैसे मुझे रिवीजन के लिए अभी मतलब नामवर सिंह की जो मतलब किताब है हिंदी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये बुक, या फिर रिवीजन के लिए वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास है, इन दोनों में से किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रिवीजन के लिए? क्योंकि मैंने एक एक बार दोनों पढ़ाया हुआ है, तो मतलब तो अभी जी शिवांगी, एक बात मैं बताता हूँ, आपने इन दोनों लोगों को पढ़ा हुआ अच्छी बात है। लेकिन आप जो है नामवर सिंह जी की बात छोड़ करके आप तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी पर अगर आप आएंगे, तो वो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा होगा। लेकिन एक बात जान लें आप, चतुर्वेदी जी की किताब पुस्तक जो है वो केवल पंक्तियों के हिसाब से ही आपके यहाँ तक फिट बैठेगी, क्योंकि वो देखिए साहित्य और संवेदना का इतिहास है वो उनका जो है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ जो प्रश्न आते हैं संवेदनात्मक तौर पे नहीं, वो जो है हमारे ऑप्शनल होंगे। तो इस तौर पे हमें तैयार करना है। अगर आप इन दोनों पुस्तकों को छोड़ दें, मैं कहूंगा कि आप केवल शुक्ल की पुस्तक पर ज्यादा फोकस करें। अगर आपको किसी इतिहास पर ही इस समय फोकस करना है, तो आप शुक्ल की पुस्तक पर फोकस करना शुरू कर दें और करें। और अभी मैंने हेमंत जी को भेजा है कि अपने आप लोगों तक जो है वो कुछ भेजें। तो आचार्य शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इन दोनों लोगों की पुस्तकों का जो निचोड़ है वो मैंने तैयार किया हुआ था जो है, तो वो मैंने नोट्स भेजा हुआ है आप लोगों को, आज हेमंत जी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वो चीजें क्या, अगर आप ये सोच लें कि अभी जो हम चाहे जो है आधुनिक है प्रवृत्तियां, तो उसमें आप बहुत फोकस ना करें, क्योंकि जो है उसमें बहुत बातें हमारी नहीं क्लियर होंगी, क्योंकि हमें यहाँ जो है कम पढ़ करके अधिक काम करना है। तो आप इन दोनों के चक्कर में ना पड़े इस समय, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि ज्यादा तैयार करना है, तो आप शुक्ल पर एक बार जरूर फोकस करें, क्योंकि जाते जाते अगर हमने शुक्ल को देख लिया है, तो उससे हमारा यही नहीं है कि केवल रचनाकारों या पंक्तियों के बारे में ही आता है, उसमें बहुत सारे जो हमारे रचनाकार रह चुके हैं उनके रचनाओं के बारे में तो उसमें लिखा हुआ है, चाहे रीतिकाल, भक्तिकाल, आदि काल, अधिकतर रचनाएं आ जाती हैं उनमें, मिल जाती हैं हमें पढ़ने को। तो आप उन पर फोकस करने की कोशिश करें, इन दोनों पे आप न ध्यान दें इस समय, क्योंकि ये दोनों आपको बहुत पहले पढ़ लिया है आपने, अच्छा किया है, जो जहन में है वो चीजें ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात करनी चाहिए किसी को, जब आप कोई पुस्तक पढ़ रही हैं, तो एक ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई है, क्या कोई बात मिल गई, कोई अच्छी रचना मिल गई हो जो पूछी जा सके, आपको ऐसा लगे, तो आप उस पर अंडरलाइन करते हुए जाना चाहिए लोगों को। और क्या करना चाहिए कि जब हम वापस से रिवीजन करें, तो केवल उन्हीं अंडरलाइन किए हुए ही पार्ट्स पर हमको फोकस करना चाहिए, कि हम इन बस देख लें किस बात पर हमने अंडरलाइन किया था, वो इंपॉर्टेंट होगा, बस उसे एक बार देखते हुए आगे बढ़ जाए, क्योंकि समय कम है इस टाइम। तो ये बात ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया है, पुस्तकों को पढ़ते वक्त अगर आपने अंडरलाइन किया है, तो आप एक दिन में आप एक पुस्तक आराम से देख सकते हैं, एक दो दिन में एक एक दो देख सकते हैं, कुछ कुछ घंटे निकाल करके। तो आप देख लें, दोनों देख लें, क्योंकि हम जितना अधिक पढ़ सकते हैं उतना फायदेमंद है हमारे लिए। जी, अगले व्यक्ति है गौरव यादव। गौरव यादव जी, प्रश्न पूछिए, माइक ऑन हो गया आपका। गौरव यादव है नहीं शायद। राकेश सिंह जी, प्रश्न पूछिए, माइक अलाउ कर दिया गया आपका। राकेश सिंह, ये भी नहीं है। कुसुम, माइक अलाउ कर दिया गया है, आप प्रश्न पूछिए। कुसुम हेलो जी, वॉइस आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। जी,
सर मेरा प्रश्न कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस को लेकर के है कि जैसे इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। सर पहले टाइप्स में वो होते हैं जिसमें रहते हैं कि ये गलत है और सही है, सही-गलत वाले टाइप्स और सेकंड टाइप्स में वो होते हैं जिसमें ये रहता है कि आर्य की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो सर सेकंड वाले क्वेश्चन में कि आर्य की व्याख्या करता है, सर कभी-कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि पिछले साल वाले प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्योंकि सडनली चेंज हो गया, तो आप लोगों ने उस प्रश्न को किस तरह से फेस किया? क्योंकि सर थ्योरी में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये व्याख्या वाले में ही ज़्यादातर मतलब समस्या होती है, तो उसको कैसे फेस करना है? और मतलब उसको सॉल्व करते समय हम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सर इसमें क्योंकि फर्स्ट टाइप्स वाले क्वेश्चंस में सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन सर आर्य की व्याख्या करता है कि नहीं करता है? इनमें किन-किन बिंदुओं पे ध्यान रखना चाहिए हमको? ताकि सही उत्तर हमें मिल सके। जी सर, विमलेश सर और स्वाति मैम से मेरा क्वेश्चन्स है, अगर वो समझा सकें क्योंकि आप सभी लोगों के लिए पिछले साल का पेपर का पैटर्न कुछ नया था पिछले पिछले साल के लिए उसके स्तर से तो। जी, सर मेरा इस यही प्रश्न क्वेश्चन का था। उत्तर चारों वक्ताओं से होगा। विमलेश जी, उसके बाद आराधना जी, निर्मल जी और स्वाति जी, क्योंकि ये प्रश्न सभी के लिए ठीक रहेगा, मतलब इसका उत्तर सभी जानना चाहेंगे, तो जी ये चारों सर। वक्ता बताएं इसका। जी। बिल्कुल। चलिए और कुसुम आपने जैसा सवाल किया सबसे पहली बात है पहले प्रश्न वाली पहले टाइप वाले जिस प्रश्न की उसमें 2 कथन दे देता है, ये पूछता है पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा से पहला सही गलत या दोनों गलत, दोनों सही। ऐसे बातें हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है वो केवल कथन ही होते हैं, अभी कथन तर्क वाले पे आऊँगा बाद में। इसमें जो है केवल हमारे कथन ही होता है और आपने कहा इसके सही होने के चांसेस अधिक होते हैं, तो एक बात का लेकिन इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कथन तो दे देता है 2 लोग का, जैसा एक बार पिछले बार उसने किया था। क्या करता है कि वो कथन दे देगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार और जो कथन दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बात कहीं न कहीं ये कर देता है कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, वहाँ हो सकता है वो कथन शुक्ल ने कहा हो, लेकिन बात बिल्कुल वही कही हो। तो कभी-कभी राइटरों का नाम बदल देता है या फिर जो है जो हमारे आलोचक हैं या जो भी उनका नाम बदल देगा, ऐसी चीज़ों में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। या तो ये एक चीज़ें बहुत ध्यान देना ऐसा पिछले बार भी एक प्रश्न था ऐसे कि जो है वो पंक्ति किसी और की है और नाम किसी और का दे करके बिल्कुल वही पंक्ति लिखा हुआ है, कि बच्चा जब पढ़ेगा तो उसे लगेगा अरे ये तो पंक्ति सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देता कि कहने वाले कौन हैं। तो पहले प्रश्न में ये ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और 2 लोगों के अगर अलग-अलग हमारे पास पंक्तियाँ हैं, अलग-अलग बातें हैं, तो वो दोनों लोगों के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्या दोनों पंक्तियाँ सही हैं या गलत हैं? या दोनों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जिसकी भी पंक्ति हो या जिसके अनुसार कही गई हो, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसमें ये चीज़ नहीं बिठाना पड़ता कि कौन सही है या गलत है, यानी सत्यापन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज़ें। लेकिन जब हम दूसरे पर आते हैं दूसरे तरह के जब आप प्रश्न की बात करेंगे तो मुझे लगता है शायद मेरे आने वाले जो मित्र होंगे वो इसका अधिक अच्छा जवाब देंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक इस पे जो है फ़ोकस किया था, जब चीज़ें मैंने उसे हल सॉल्व करने का प्रयास किया था हल करते समय, तो मैं उसको जो है एक अपने तर्क के अनुसार, एक अपने बौद्धिक तर्क के अनुसार हमें उस पर विचार करना पड़ता है, कि क्या पहले पंक्ति में जो बात विकथन में जो हमारे यहाँ बात कही गई है, क्या वो हमारे जो हमारा तर्क दिया हुआ है, क्या इससे वो पुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अपने बौद्धिक तर्क के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि किस हद तक जो है ये बातें सही लग रही हैं या किस हद तक हमें वो बातें गलत लग रही हैं। तब जाकर के उसका वही निर्णय हो पाता है कि सही है या नहीं है। तो इन चीज़ों पर जो है ऐसे ध्यान देना क्योंकि वो बौद्धिक ता के अनुसार हमारे निर्भर करेगा इस पर कि वो बातें सही हैं या नहीं है। वो क्या होता है कभी-कभी जो है जो बातें वो सीधे-सीधे तौर पे कह रहा है, हो सकता है वही बात दूसरे हिसाब से जो है वो घुमा करके कह दे या उसी के अंदर आने वाली बात कहता है कभी-कभी। ऐसा हो जाता है कि उसका जो क्षेत्र है वो उसी के अंदर आने वाली बात को जो है हमारे तर्क में कह दिया जाता है और फिर जो है उसका सत्यापन कराया जाता है। तो इस पर ध्यान देना कि क्या ये जो बात जो हमें सिद्ध करना है, ये क्या हमारे दिए गए तर्क में ये बात आती है या नहीं आती है? ये हमें बस उसका देखना है और इसके लिए अपना जो है दर्शन या अपना बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना ही पड़ता है कि कितने हद तक हम जो है उसको आँक पाते हैं या समझ पाते हैं। चलिए, आगे हमारे मित्र और कोई कुछ आराधना जी कहना आप बताएं। सभी से प्रश्न था तो इसीलिए प्रश्न लूं या फिर रहने दूं? आगे बढ़ो। आराधना जी आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही। ठीक। मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर विमलेश ने बहुत सही दिया है कि ये जो क्वेश्चन रहा था मोस्टली क्वेश्चंस में तो हम देखते हैं कि आर जो होता है वो एक ही व्याख्या कर रहा होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमको लगता है कि वो व्याख्या कर रहा है लेकिन वो असल में नहीं कर रहा होता है। तो प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं वो हमारी तार्किक क्षमता का आकलन करते हैं। तो आपकी तार्किक क्षमता जितनी तेज रहेगी आप उतना अच्छा आंसर दे पाएंगे।
बस ये है कि आप उसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ें और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन होते, इससे पिछली बार 20 क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, मोस्टली वो विद्वानों के कथन ही पूछते हैं, तो आप कथन पे ध्यान दीजिए। पिछले पेपरों में कैसे प्रश्न और कैसे कथन किए गए हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, तो आप मुझे लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। निर्मल जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही। जैसे बता रहे हैं आराधना और विमलेश, उसी ढंग से मैं भी कहना चाहता हूँ कि जैसे अभिकथन और तर्क वाले जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को, क्योंकि जेएनयू में इनफ समय मिलता है, आपको 3 घंटे का समय रहता है, तो आप 3-4 बार उस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ें और फिर जो तर्क दिया रहता है और जो कथन दिया रहता है उसको समझने का प्रयास करें। अगर आप उस अभिकथन या तर्क को समझ लेते हैं, तो आप अपने अनुसार आप जिस स्तर पे हैं, उस स्तर से सोचिए कि क्या वो इसकी व्याख्या कर पा रहा है या नहीं, और फिर उसका आप जवाब दीजिए। इस तरह के प्रश्न जो भी होते हैं उसमें जैसे आप कितना डिटेल्स में पढ़े हैं, इन चीज़ों का पता चल जाता है। जब आप किसी आलोचक को बहुत अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या शुक्ल हैं, पिछले बार शुक्ल के निबंध से ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे चिंतामणि पे। तो इस तरह के प्रश्नों को पढ़ते वक़्त आप एकदम मतलब एक तो पहले अच्छे से प्रश्न 2-3 बार पढ़िए, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़िए और उसके बाद फिर अपने स्तर से उसको सोचिए उस पे कि क्या ये जो तर्क है वह या जो अभिकथन है उसका व्याख्या कर पा रहा है या नहीं, और दोनों एक-दूसरे से कितना संबंधित है या फिर दोनों एक-दूसरे का विपरीत है। उस तरह से देख के उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ये इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको धैर्य के साथ आपको सबसे पहले उसको समझने की आवश्यकता है, और अगर समझ में नहीं आए तो जैसा आराधना बता रही थी, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि जो अभिकथन रहता है वो व्याख्या करता ही है उसका, तो अगर समझ में ना आए तो जनरली यही मान लीजिए कि उसका व्याख्या कर रहा है, और अगर नहीं करता है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं किसी आलोचक को, तो आपको समझ में आ जाएगा इस ढंग से। स्वाति जी। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज जी आ रही वॉइस है। आ रही है, बोलिए आपकी आ रही है। अच्छा, कुसुम्पिया जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है वो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में देखें तो तर्क वाले क्वेश्चन ही सबके लिए चुनौती बन खड़े हुए थे। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करने के लिए करना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, उसको एकदम श्योर होकर, दृढ़ निश्चय होकर रिवीजन कीजिए कि मैंने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है। कम पढ़िए लेकिन श्योर रहिए। जैसे कोई आपने तर्क पढ़ लिया कि हाँ ये इसी का तर्क है, तब वहां पे आप, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं, ए ये कह रहा है, आर ये कह रहा है, आर ये की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ एक आपको अलग से पेपर भी दिया जाता है। आप अपना तर्क, बौद्धिक क्षमता यूज कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया 2 बार पढ़िए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना तर्क लगाइए, एक बार लाइन को नोट कर लीजिए और उसे रिलेट करके अपना लॉजिक लगा के अपना जो भी दर्शन आप मानते हैं उसको यूज करके वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और अभी निर्मल ने बताया कि जेएनयू का एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा, जिसमें आपको काफी समय मिलेगा। तो आप जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर अच्छी तैयारी कर रखी है तो मेरा मानना तो ये है कि आधे घंटे में एग्जाम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद काफी टाइम समय मिलेगा, तो आप जितना भी समय मिलेगा आप तर्क वाले क्वेश्चंस को दीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो भी आप अपना तर्क यूज करते हैं, तर्क यूज करने के बाद उसका आंसर लगाइए। और अभी आराधना ने आपको टेक्निक बता दी है कि व्याख्या कर ही रहा होता है, तो जब कुछ नहीं बचता तो फिर उसको आप अपना तुक्का मारने की स्ट्रेटजी इस्तेमाल कीजिए। और ये है कि आप जिस समय आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं एक ही बुक को आधार बनाइए, चाहे आप शुक्ल को बनाइए, चाहे आप राम स्वरूप को बनाइए, चाहे आपने अदर कुछ भी पढ़ा है उसको बनाइए। आप ये मत सोचिए कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत रहेगा कि ये तो पढ़ा था, ये पंक्ति इसकी है, ये व्याख्या भी ठीक कर रहा है, फिर आंसर पता नहीं क्यों ठीक नहीं है हमारा। तो किसी एक को आधार बनाइए, कम पढ़िए। रिवीजन पे आप 20 दिन बचे हैं, रिवीजन
बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे और तर्क वाले भी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को एक बार पढ़ने से आप भूल जाते हैं। जितनी बार हम रिवीजन करते हैं उतना ही हम कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ एक ये है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो इस स्ट्रेस में मत रहिए कि तर्क वाले क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो ये था कि पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन पिछली बार अचानक से बच्चों के सामने आया तो गलत हो भी गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको पता है कि तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा चौकन्ना रहिए और उसको अच्छे से सॉल्व करिए। देख के डरिए मत, स्ट्रेस में मत आइए। एग्जाम करने की टेक्निक यूज कीजिए, काफी समय मिलेगा। क्वेश्चन करते रहिए, रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। आपने जो भी पढ़ा है, मैं इसी बात को बार बार कहूंगी, रिवीजन करें तो बहुत अच्छे ढंग से करें, एकदम श्योर होके। धन्यवाद। जी, अगले व्यक्ति है मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी, कोई प्रश्न है तो पूछिए। मोहम्मद उमर, चलिए है नहीं। अगली है ऐश्वर्या राय, अरे नहीं, ऐश्वर्या चंद्रा। ऐश्वर्या चंद्रा जी। मेरा प्रश्न विमलेश भैया से है। तो भैया भैया मेरा आवाज आ रहा है? जी जी बच्चा, बिल्कुल वॉइस आ रहा है, आप बोलिए, प्रश्न बोलिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आधुनिक काल का विषय, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत ही बृहद है। उसमें द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, बाकी बहुत सारे छायावाद है, आत्मकथा भी, इतने सारे उपन्यास, इतने सारे कहानी, इतने सारे कवि है। तो मूलतः आधुनिक काल में किन विषयों पे ज्यादा हम ध्यान देंगे? बिल्कुल, आधुनिक काल में सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ऐसे है कि आधुनिक काल में सबसे पहले दो पार्ट में बांटते हैं, कथा साहित्य और कथेतर साहित्य वाले में जो बात आती है। तो हमें सबसे जरूरी चीजें जो ध्यान देनी पड़ेंगी, हम ये देखें कि हमारे यहाँ ये कहानी में और उपन्यास में महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं। जैसे एक प्रश्न हमारा हमें फिक्स करके चलना है कि प्रेमचंद से आना ही आना है, चाहे उनके किसी उपन्यास के पात्र से हो, चाहे उनके जो है उपन्यास के विषय में हो, या उनका उपन्यास किस तरह जो है पहले किस भाषा नाम से प्रकाशित हुआ था उर्दू में, फिर कब ऐसे आ गया। इन चीजों हमें जो है कथा कहानी और उपन्यास में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हमें बहुत फोकस करना है, उनको हमें अच्छे तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये बातें आ जाती हैं। और उसके बाद से हमें, आपने पूछा कि किस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो एक बात याद रख लें कि आपको निबंध और आलोचना, ये दो जरूर पूछे जाते हैं। इन दोनों से प्रश्न आना ही आना है। और आलोचना में मैंने बताया है कि आलोचना में आप शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र और हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, केवल 7 नाम ऐसे हैं जिनसे आप लिख करके ले लें कि आपको एक रचना या दो रचना जरूर पूछी जाएगी। इनसे पक्का है कि आपसे एक या दो रचना पूछी ही जाए, मतलब पूछी जाएगी। आप इसको लिख करके रख लें कि ये पूछी जानी है इन लोगों से। ठीक है। और उसके बाद जो है, जब हम निबंध साहित्य में बात करते हैं, निबंध विधा पे अगर हम आते हैं, अगर ऐसे पर्याप्त समय होता तो मैं एक एक नाम बताता आपको, किस विधा से किसको ही केवल पढ़ें कि उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से ही आते हैं। तो जैसे जब हम निबंध की बात करते हैं, तो निबंध वालों में जो है हम कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उसके साथ साथ खैर जब हम हजारी और इधर शुक्ल को तो हम जानते ही हैं कि वो लोग हैं। लेकिन इनके अलावा एक बात आप याद रखें, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई जी, इन तीनों में से आपको कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र के जो हमारे ललित निबंधकार हैं, इन दोनों से एक प्रश्न आपके होंगे ही होंगे। इस बात का आप सोच करके इनकी रचनाओं का पढ़ें। और इन लोगों की रचनाओं का अक्सर से क्रम भी पूछ देता है कि किस क्रम में जो है थे, या पहले कौन सी है, बाद में कौन सी आती है। उसमें सबसे ज्यादा विद्यानिवास मिश्र जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो हमें इन लोगों पर भी ज्यादा फोकस करना है। और आपने फिर कहा कि और सारी विधाओं पर, तो जैसे आत्मकथा पर हम जाएंगे। आत्मकथा में अक्सर से महिला आत्मकथाकारों के विषय में ज्यादा ध्यान लें आप, क्योंकि पुरुषों की तो अधिकतर याद हो जाती है, महिलाओं की जल्दी गड़बड़ हो जाती है पढ़ने में। और जो है ये रिपोर्टाज, और जैसे बात कर लूं मैं, तो इसमें से क्या पूछता है, तो बहुत कम पूछ देता है। एक आध दो, चाहे महादेवी वर्मा से प्रश्न उठा दे उनका कोई रिपोर्टाज को लेकर के, या फिर जो है ये पूछता है केवल कि प्रथम रिपोर्टाज कौन था, ऐसे बस केवल पूछते हैं प्रश्न, तो बहुत अंदर से नहीं आते। और यही हाल जो है कुछ यात्रा साहित्य में है कि कुछ ही लोगों से जो है संकीर्तन साहब से जो है अधिकतर से प्रश्न एक आध दो आ जाते हैं।
और फिर जो है जीवनी और हाँ जीवनी में, और फिर उसके बाद हाँ जीवनी से भी एक आध दो प्रश्न हो सकते हैं आपको, लेकिन बहुत प्रश्न नहीं किए जाते हैं। जीवनी से अगर प्रश्न होता है तो ये पूछ सकता है कि किसने किसकी लिखी है, ये चीजें आप ध्यान देंगे। उस पर ज्यादा यही पूछता है कि ये किसकी जीवनी है या किसने लिखी है, बस यही प्रश्न पूछता है। कभी इन लोगों का सन वन कभी नहीं पूछता, तो इन चीजों के चक्कर में ना पड़िएगा। तो ये बातें हमें कथा साहित्य से अधिक फोकस जो है हमें कथेतर पर करना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि कथा साहित्य में हम जानते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको कभी मत छोड़िए, क्योंकि उनसे प्रश्न आने ही आने हैं। ये भी लिख करके रखिए, केवल महत्वपूर्ण पर फोकस कीजिए, क्योंकि उपन्यास और कहानी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो हम उनमें सबको कवर करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो केवल महत्वपूर्ण है, आज तक जो सुने जाते हैं, पूछे जाते हैं, आप लोगों ने सुना है, जिनके बारे में आप जानते हैं, आज तक जिनको आप लोगों ने केवल पढ़ा है, जिन जिन नामों को, उन नामों पर अधिक फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। जी, अगली है नेहा पटेल। नेहा पटेल जी प्रश्न पूछिए। माइक ऑन है आपका, नेहा पटेल। चलिए ये है नहीं। अगला ले। मोहम्मद उमर, माइक ऑन है आपका, प्रश्न पूछिए। मोहम्मद उमर। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ, भैया, वॉइस आ थोड़ा रही है। हाँ थोड़ा असहज होंगे आप लोग, क्योंकि मैं बाहर हूँ एक अर्जेंट काम की वजह से। लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि जैसे भैया बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम या बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें माइनस मार्किंग तो नहीं होती, लेकिन गलत क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने से, जैसे मैंने 90 प्रश्न कर लिए, 10 प्रश्न जो है मुझे नहीं आ रहे और मैंने उसमें तुक्का मार दिया, और किसी ने उस 10 प्रश्न को छोड़ दिया, तुक्का नहीं मारा। इससे मतलब यूपीटीयू में तो होता है कि उसमें रैंक जो होती है 300-400 का डिफरेंस आ जाता है, क्या जेएनयू में ऐसा कुछ है? और फिर दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि हिंदी नवजागरण की समस्या और भारतेंदु हरिश्चंद्र रामविलास शर्मा जी की छोटी सी बुक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी आप में से, तो जिन्होंने उस किताब को पढ़ा है, मैं उसको भी पढ़ना शुरू किया हूँ, पतली सी है, तो क्या उससे अभी उसको पढ़ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि या उसको मैं छोड़ करके जो पढ़ रहा था शुक्ल वगैरह इसको ज्यादा इसको रिवाइज करूं? ये दो प्रश्न है मेरे आप सभी वक्ताओं से। उमर साहब, आपने किताब का क्या नाम बताया था? कौन सी? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, डॉक्टर शर्मा की किताब है, रामविलास शर्मा जी। बिल्कुल पढ़ी हुई पुस्तक है वो। आप उस पर फिलहाल के समय में फोकस ना करें, क्योंकि ये हमारा, और आप लोग एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि खैर जेएनयू जो है वो थोड़ा सा ऑप्शनल से हट करके जो है वो टेक्स्ट बुक की मांग करता है कि आप मूल पढ़ करके आए। लेकिन एक बात आप लोग, जिसके भी मैं मुख से अभी तक सुना हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि रिवीजन के लिए कौन सी पुस्तक उठाएं। तो एक बात आप लोग ध्यान दें कि जेएनयू है कि वो टेक्स्ट बुक की मांग करता है कि आप मूल पढ़ करके आए, लेकिन केवल मूल के ही चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ ऑप्शनल पूछेगा तो हमें ऑप्शनल पुस्तकों का भी सहारा लेते रहना है, और हमें अपना जो तैयारी का जो बेस रखना है, वो तो अब तक हमने जितना मूल टेक्स्ट पढ़ लिया, अब हमें तो केवल ऑप्शनल के तरह से ही पढ़ने हैं ना प्रश्नों को। तो हम उस पुस्तक पर जरूर जाए, चाहे बहुत लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ते हैं, लेकिन उनसे भी अच्छी पुस्तक है पुनीत राय साहब की, आप उनकी देख सकते हैं। ऐसी किताबें बहुत सारी, जो भी आप लोगों को लगे, किसी चाहे उपकार की, किसी प्रकाशन की, तो देख सकते हैं। लेकिन आपने जब कहा कि रामविलास शर्मा जी की पुस्तक हिंदी नवजागरण भारतेंदु जी से जुड़ी हुई जो है, वो आप उसको इस समय ना पढ़ें। बहुत, अगर आपके पास समय है तो जरूर पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपने अदर चीजें, कि वो आपके ऊपर, आपको पता होगा कि आपने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है, आपको अब क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पता होगा। तो अगर आपको लगे कि आपको अभी जो जो पढ़ना है, आपने उसमें से भी बहुत सारी चीजें आपने छोड़ दी हैं, आपका अभी तैयार नहीं है बहुत कुछ अभी, तो आप इस पुस्तक को रोक करके आप पहले उन चीजों को तैयार करें, क्योंकि ये पुस्तक हमें बहुत सारे प्रश्न नहीं दिलाएगी। और इसके अलावा अगर हम उतने समय में अगर हम अपना और कुछ तैयार कर लेते हैं, चाहे शुक्ल को पढ़ लें, चाहे स्वरूप चतुर्वेदी जी को, या बच्चन साहब को भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हजारी की तो मैं नहीं बात करता हूँ, क्योंकि अभी कई पुस्तकें हैं, कहाँ से प्रश्न आता है ये कोई नहीं जानता उनका। तो आप लोग ये चीजें जो है हम देख सकते हैं। लेकिन आप जो है जो भी हैं उमर साहब, तो आप एक बात का जरूर ध्यान दें कि अगर आपने अपना सब कुछ अब तक एक बार कवर कर लिया है, और आपको लगे कि आपके पास समय है, तब आप उस पुस्तक को पढ़ें। लेकिन आपको लगे कि अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, अब क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं, अगर आपको लगे कि ऐसा आपने अब तक तैयार नहीं किया, सब कुछ एक बार ध्यान से नहीं देखा है, तो आप इस पुस्तक के चक्कर में बहुत ना पड़े, मैं यही कहना चाहूंगा आपसे। जी, अगली है मिस मौली। मिस मौली जी, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। जी, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन है।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, माइक तो आपने ऑन कर लिया, कुछ बोलिए। आवाज जी हाँ मेरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह परीक्षा की दृष्टि से ये किताब कितनी इम्पोर्टेंट है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मौली जो है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि वो पुस्तक थोड़ी मोटी है और समय भी लगता है पढ़ने में, लेकिन दूसरे इतिहास में सब कुछ नहीं, शुरुआत के आधी किताब जो है, आधे दूर तक की जो वो किताब है दूसरे इतिहास की, वो आधा आप पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी शायद उसमें शायद दूरदर्शन वगैरह की भी जो बातें हैं, ये चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट है पुस्तक। अगर आप उसे पढ़ सकती हैं, आप पढ़ लिया है तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा सकी हैं अभी तक और आप चाहती हैं कि आप पढ़ लेंगी और आपको पता है कि आपके पास समय है, तो आप एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। कुछ प्रश्न बच्चन सिंह से हमारे में आने ही आने हैं, आप ये भी जान लें कि बहुत सारे उससे ऐसी बातें हैं कि दूसरा इतिहास में, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल उनका जो है पहला वाला जो इतिहास है उनका प्रथम, वही दूसरे इतिहास में नहीं जा पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उसमें क्षेत्र हैं, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, हिंदी भाषा के, चाहे वो उत्पत्ति वगैरह के, या फिर जो उसके विकास की बात में आए, या फिर जो है दूरदर्शन वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे प्रश्न हैं उसमें, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। वो किताब बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपको लगेगा आपके पास समय है, तो एक बार देख लें, वो पुस्तक इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहते हैं इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं कहूँगा है और बहुत है। जी, अगले हैं राज तिवारी। प्रश्न पूछो भाई, जल्दी जल्दी। राज तिवारी। जी सर हमारा सवाल सर यह है कि सर नगेंद्र रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामसक शुक्ल, बच्चन सिंह, सर पता नहीं कितने इतिहासकार हैं, और सर एक छात्र इन सबको पढ़े। सर मुझसे तो अभी तक नहीं हो पाया है। सर मैंने शुक्ला को पढ़ा है, पांडे को पढ़ा है। सर ऐसे बताइए ना सर कि जैसे कि सर ऐसे कथन, जैसे कि सर शुक्ला अपनी अपनी शुक्ला की जो बात होती है वो एकदम टेस्ट होती है, एकदम सीधी बात होती है। सर जो परीक्षा में हम लोग सामने इनके कथन आएंगे तो हम पहचाने कैसे कि यह बात किसने कही है, जो कि हम पढ़े नहीं है, और फिर भी इनको कैसे पहचाने? नहीं, बिल्कुल, अगर आपने आपने आप कह रहे हैं कि आपने शुक्ल को पढ़ा है, तो एक बात होगी कि आपने जब शुक्ल को विधिवत अगर पढ़ा है, तो आपके सामने जब कोई प्रश्न आएगा तो आपका दिमाग ये जरूर कहेगा कि ये तो शुक्ल में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब ये शुक्ल की पंक्ति है ही नहीं। तो फिर ऐसे ही अदर ऑप्शन पे आप जाएंगे वहां। तो ये बात आती है वहां, अगर आपने शुक्ल को पढ़ लिया है और आपने एक लोगों का और नाम लिया कि आपने उनका भी पढ़ा है, तो आप जब पढ़े हैं उनको, तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा, जब पंक्तियां आएंगी, तो ऐसा आपका दिमाग में तुरंत, आपके दिमाग में, आप जब पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने शुक्ल को पूरा पढ़ गया, ये तो कहीं हमें लाइन मिली ही नहीं। तो फिर आप अदर ऑप्शन पे ऐसे ही फोकस करना शुरू कर देंगे, उन लोगों पर विचार करेंगे कि किसकी है या किसकी नहीं है। अब उसमें फिर वही है कि जब आपने नहीं पढ़ा है, जब आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप, लेकिन आपको ये पता है कि आप छांटना शुरू कर देंगे ना, कि जब हमने शुक्ल में पढ़ा है, ये कहीं मिला ही नहीं पंक्ति, तो आप उन्हें उठा लेंगे। आपने दूसरी जो बताया कि आपने कहा अरे इनके में भी नहीं है, तो आप उन्हें भी बाहर कर देंगे। फिर आपके पास दो ऑप्शन और बच जाएंगे, एक दो जो भी बचे, तो आप उन पर मार सकते हैं कि इन्हीं में से किसी का होगा। तो बस ये सिंपल सी बात है। इस प्रश्न पे निर्मल जी भी बताए कि कैसे हम कथनों को पहचान सकते हैं कि किस लेखक का है। निर्मल जी। जी इस पे मैं बोलना ही चाह रहा था। अभी मैं इस पे विमलेश जो कह रहे थे उसमें जोड़ता कि जैसे जब आप स्नातक यदि करके आ रहे हैं या हिंदी को उतना अच्छे से पढ़े हैं, हिंदी इतिहास को, हिंदी आलोचना को, तो आपको एक किस आलोचक का कैसा लहजा है वो भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है कि किस आलोचक का लहजा किस ढंग का है। जैसे और कौन सा आलोचक ऐसा है जो ज्यादा व्यंग्यात्मक ढंग से आलोचना करता है। तो ये भी एक आप रख सकते हैं। अगर आपका सामना किसी अनजान स्टेटमेंट से हो जा रहा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक और बात जो मुझे लग रहा है कि जैसे शुक्ल जी के आप स्टेटमेंट देखेंगे, जो शुक्ल जी की बातें इतिहास में, वो हर बात को किसी जोर देकर कहते हैं कि जैसे ये होगा ही। शुक्ल जी की बातों में, शुक्ल जी की आलोचना में ये है कि वो हमेशा एक जोर डालते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही होगा। इस तरह से आप थोड़ा सा एक लहजा पहचानने का अगर प्रयास करें और यदि पहचान पाते हैं तो आपके लिए ये अभी जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी और आगे जो आप एग्जाम देंगे उसमें भी ये बहुत ही सहायक होगा। तो आप पढ़ते वक्त ये भी कोशिश करें कि किस आलोचक ने और या किस इतिहासकार ने किस ढंग के लहजे को अपनाया है, उसे भी थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करें। ये चीजें बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब आप दो तीन आलोचक को पढ़ेंगे तो आपको खुद लगने लगेगा कि किसके लहजा
इसका लहजा किस ढंग का है, कौन किस ढंग से अपनी बातों को रख रहा है, कौन कितना मतलब दबाव डाल के बातों को रख रहा है, कौन कितना व्यंग्यात्मक ढंग से किसी चीज पर टिप्पणी कर रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पढ़ी हुई चीजें आई तब तो कोई मतलब इसका बात ही नहीं, लेकिन कोई अनजान स्टेटमेंट आ जाए तो आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। जी अगले हैं गौरव यादव। गौरव यादव आशुतोष जी अब जल्दी, हाँ अब जल्दी प्रश्न ले लेना, थोड़ा टाइम कम। जी 9:30 तक ले रहे, 4-5। हेलो हेलो पूछो गौरव यादव प्रश्न। जी, मेरा प्रश्न ये था कि इस समय जो 20 दिन बचा है उसके लिए कौन सा बुक सही पड़ेगा अभी पढ़ने के लिए? क्योंकि मैंने गोविंद पांडे भी पढ़ा है, शुक्ल भी पढ़ा है, विश्वनाथ त्रिपाठी का भी पढ़ा है। मतलब प्रैक्टिस के लिए इस समय कौन सही पड़ेगा? टेस्ट तो डेली लगा ही रहे हैं, और कौन सा बुक रिवीजन के लिए बेस्ट पड़ेगा? आराधना आप बताओ। आराधना आवाज आ रही है आपको? बता रही है। आपने बताया कि आपने शुक्ल पढ़ा है और गोविंद पांडे पढ़ी है और विश्वनाथ त्रिपाठी है। जी इन्होंने नहीं पढ़ा। जी वॉइस आ रही है। हाँ, तो ठीक है 20 दिन के रिवीजन की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप गोविंद पांडे ही पढ़िए, क्योंकि गोविंद पांडे किताब है जो सारे आयामों को कवर करती है। शुक्ल पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ शुक्ल के विचार मिलेंगे, लेकिन अगर आप गोविंद पांडे पढ़ते हैं तो आपको समग्र रूप में सारे विचारकों के विचार मिल जाएंगे। तो रिवीजन के लिए गोविंद पांडे सही है। बिल्कुल। और हाँ जी, क्योंकि आप अभिनय जी देखिए आप बताइए। हाँ जी, इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने जो पढ़ा हुआ है, अगर आपने पांडे जी को पढ़ा हुआ है तो क्या है कि आराधना ने कहा कि आपको, क्योंकि आप जब कह रहे हैं बात सबसे पहले कि आप कह रहे हैं रिवीजन करना है आपको, रिवीजन का मतलब ये है कि आप कम टाइम में सब कुछ देखते चले, है ना, हर चीज आपको पता चलती जाए, आप सब कुछ कवर कर लें। तो आप उसके लिए अगर शुक्ल को पढ़ेंगे तो वो केवल जो है एक आलोचनात्मक दृष्टि से ही या फिर एक इतिहास की दृष्टि से केवल हमें जो है मिलेगी, और संपूर्ण है ही नहीं वो, तो हम उसे संपूर्ण कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो छायावाद तक की है थोड़ी सी। तो इसके लिए आपको जो है अभी, क्योंकि हमें कम टाइम में ज्यादा प्रश्न कवर करने हैं और हमारे बहुत विकल्प ही आने हैं, तब तक हमने जितना टेक्स्ट बुक पढ़ लिया है, अब हमें विकल्प पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम विकल्पात्मक जो भी हो हमारे यहाँ, हम उसी पुस्तक को पढ़ें। तो आप पांडे जी की बुक को ही उठाइए और इतने दिनों में केवल वही जो है रटते रहिए जितना हो सके। ठीक। जी अगली है प्राची। माइक ऑन हो गया आपका, प्राची जी प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी प्रश्न बोलिए, आपका वॉइस हाँ जी वॉइस आ रहा है, प्रश्न बोलिए, क्या प्रश्न? हाँ जी भैया, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी 20 दिन बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है, तो किस टॉपिक को अभी छोड़ दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आधुनिक काल जो है बहुत बड़ा है, उसमें मतलब समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सी रचनाएं जो मिक्स हो जा रही हैं, तो किस किस कौन से कवि हैं और मतलब किस रचनाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, वो आप बताइए। ठीक है। आपने जब यही कहा है कि किस रचनाओं पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाए हम लोगों को, तो सबसे जरूरी बात ये जान लीजिए कि रचनाओं पर हमें उन्हें ही ध्यान देना है जो रचनाकार जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पढ़ने से पता चल जाता है कि हमने आज तक उनके बारे में कहीं सुना है, जाना है, या कहीं पेपर हमने सॉल्व करते वक्त देखा है कि ये बात आई है, तो बस उन्हें ही पढ़ें। आप बहुत फालतू लोगों को न पढ़ने, जैसे आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी को अगर कोई पढ़ रहा होगा, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो इतने नाम मिलेंगे आपको, आलोचना में इतने नाम मिलेंगे, निबंध में इतने नाम मिलेंगे, कहानी नाटक में आपने आज तक कहीं नाम ही नहीं सुना होगा कि ये भी कोई लिखने वाले हैं क्या, तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़े आप। ठीक, जितने महत्वपूर्ण आज तक आपने देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं, केवल उन पे ही आप फोकस करें और उनको ही पढ़ते हुए चलें, तो वो ज्यादा सही होंगे हमारे लिए। और पहला प्रश्न ये था कि क्या छोड़ते जाएं, तो छोड़ना हमें जो देखिए जो जरूरी है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार केवल नजर दौड़ाते चलें, और जो आज तक जरूरी नहीं वो उन पे नजर न डालें। जैसे काव्य शास्त्र में मैंने बताया था कि और भाषा विज्ञान वाले पोर्शन में हम क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं, तो आप एक बार जो है बहुत सारी बातें आती जैसे वाक्य विज्ञान हो गया या अर्थ विज्ञान है, इन चीजों में भेदों पर ज्यादा फोकस करता है, तो आप इन पर देख लें।
और जो है अपभ्रंश वाले जो है पोर्शन, केवल अपभ्रंश पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो और बाकी जो है अदर पाली, प्राकृत वगैरह इन चीज़ों पर हम बहुत फोकस नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। और बहुत और उसके बाद से हाँ, वाक्य विज्ञान पे, अर्थ विज्ञान और इन चीज़ों 2 ही पे अगर हम ज़्यादा भाषा विज्ञान में अगर हम ध्यान देते हैं, तो ये 2 चीज़ें भी हमारे लिए ज़्यादा कारगर होंगी, साबित होंगी और बाकी चीज़ों पर हम कम ही ध्यान दें, तो भी काम चल जाता है। और फिर यही चीज़ है, काव्य शास्त्र में मैंने बताया था, पहले ही मैं बता दिया हूँ अगर आपने सुना होगा तो जैसे भारतीय काव्य शास्त्र से पंक्तियाँ पूछता है और पंक्तियाँ भी देखिए क्या होता है कि जब अंदर से जिसमें पूछता है वो केवल रीतिकाल है, वो जो है रस सिद्धांत है और ध्वनि सिद्धांत है। इन 2 से ही केवल अंदर तक से बातें पूछता है, बाकी रीति से, वक्रोक्ति से और औचित्य से अंदर से कुछ नहीं पूछता। औचित्य का या वक्रोक्ति का केवल भेद पूछ सकता है, रीति से कुछ पंक्तियाँ पूछ सकता है, बाकी और चीज़ें नहीं पूछता है। या कोई आचार्य पूछ देगा कि कौन से किसके आचार्य हैं, प्रवर्तक का नाम पूछ दे केवल। और काव्य शास्त्र वालों में आप बहुत चीज़ें, कभी सिद्धांत पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा बिल्कुल पाश्चात्य में। सिद्धांत छोड़ दीजिएगा, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। केवल जो कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम देख लीजिएगा और किसी दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कोई भी हो, चाहे संरचनावाद हो, चाहे जो है विरेचन सिद्धांत का कौन है, या फिर ऐसे जो सिद्धांत है केवल उनके प्रवर्तकों का और उसमें उनकी कुछ पुस्तकों का नाम देखना है बस। और उनके सिद्धांत को बिल्कुल मत पढ़िएगा इस समय। और कुछ भी अगर केवल इलियट वगैरह का अगर एक आध दो पूछ देता है तो पूछ देता है, बाकी और किसी पूछता है। जी अगले हैं सपना जी। सपना जी माइक ऑन है आपका, पूछिए। था कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग तो पहले ही कर दी थी, तो मैंने यही पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, ये आर गुप्ता जी की जो मास्टर गाइड है वो, और ये गोविंद पांडे जी की। तो फिर अब मेरे को देख के इनको लग रहा है कि मेरे को वो हिंदी साहित्य की और बुक्स भी पढ़नी चाहिए थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल। आपने जो है मैं बताऊं सपना, आपने शुक्ल को छोड़ दिया है, वो हमारे बेस हैं और उनसे आप लिख कर रखिए। हाँ जी, और आप लिख लीजिए कि शुक्ल से कम 10 प्रश्न आपको आएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि केवल शुक्ल की पंक्तियां पूछ दे या केवल शुक्ल ने किसी के बारे में जो कहा है किसी काल के वही पूछ दे। उसमें रचनाएं भी तो हैं, रीतिकाल वालों की, आदिकालीन लोगों की। ठीक है, तो इन लोगों के हिंदी ऑप्शनल के यूपीएससी वाले नोट्स पढ़ रखे थे, तो उस टाइम तो मेरे को लगा था कि ये बुक शायद मैं स्किप कर सकती हूँ, तो मैंने उस टाइम तो स्किप कर दी थी। बट मेरे को तो फिर अब मैं पढ़ू क्या इन 20 दिन में बुक्स लेके फिर ये वाली? नहीं, तो फिर आपको जो है हेमंत जी कुछ भेज देंगे, तब आप केवल वही देख लीजिएगा, उतने से आपका काम बन जाएगा आज। अच्छा सर, थैंक यू। जी बिल्कुल। जी अगली है गरिमा त्रिपाठी। गरिमा त्रिपाठी जी प्रश्न पूछिए। गरिमा त्रिपाठी, चलिए ये है नहीं जा रही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। प्रश्न पूछिए आप। माइक ऑन कर दिया आपका, थोड़ा एक्टिव रहिए आप लोग। जी प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर नगेंद्र की बुक जो है वो बहुत मोटी है, तो वो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है, और बच्चन सिंह में और नगेंद्र में कौन से इन दोनों में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज्यादा टाइम दिया जाए? देखिए, आप नगेंद्र की जब बात करें तो नगेंद्र ने बहुत बड़े फलक पर लिखा है, तो आप नगेंद्र का लगेंगे पढ़ने तो समय नहीं है हमारे पास। अगर आपने नगेंद्र को कभी पढ़ चुके हैं आप, या जो है आप एक आध बार अगर आपने पढ़ा है, तो केवल जो महत्वपूर्ण अगर आपने कोई अंडरलाइन किया हो, ठीक है, केवल वही देखते जाइए। और फिलहाल के समय में तो मैं कहूंगा कि नगेंद्र न पढ़ें आप, बहुत समय चला जाएगा आपका पढ़ने में। तो आप बच्चन सिंह, अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक अगर आपको प्रेफर करना है तो आप बच्चन सिंह को कर लीजिए, क्योंकि उनसे आज के समय में मैं बता रहा हूँ, आज के हर एक एग्जाम की, मैं पिछले चाहे पीजीटी का हुआ हो या टेट का जो भी एग्जाम हुए हैं, इन चीज़ों को भी देखते हुए और अपने जो है होने वाले चाहे नेट के जरिए कुछ बहुत सारी चीज़ों को देखने पे ये समझ में आता है कि नगेंद्र उतने नहीं। आप अगर इस समय पढ़ना चाहें 20 दिनों के लिए तो आप बच्चन सिंह प्रेफर कर सकते हैं। अगर 2 में से एक कोई हमें लेना है तो आप बच्चन सिंह को देख सकते हैं। जी अगले है कवि धर्म। कवि धर्म जी माइक ऑन है आपका। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ भैया, दरअसल मेरा प्रश्न टेस्ट सीरीज में नंबरिंग को लेके है। पिछले 2 महीने से टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो उसमें नंबर 80 तक पहुंच गए हैं, लेकिन 80 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। इतने क्वेश्चन मतलब गलत हो ही जाते हैं। उसमें 4-6 तो चलो नए मिल जाते हैं, नए प्रश्न गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उन्हें देखा ही नहीं है हमने कहीं। लेकिन जो आते हुए क्वेश्चन है, कभी कभी बाद में जब चेक करते हैं तो जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जो प्रश्न आते हैं और वो गलत हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि ये मतलब ये तो आता हुआ था।
और तो ऐसे 10-12 प्रश्न गलत हो जाते हैं हर बार। और मुझे नहीं लगता 80 जब तक आएंगे तब तक कैसे ही काम चलेगा, क्योंकि 90 से ऊपर नहीं आएंगे तो नहीं सोच सकते, हो सकता है। तो ये आप बता दें कि कैसे जो आता हुआ गत ना हो कम से कम। बिल्कुल धर्म जी, देखिए सबसे ज़रूरी बात आती है कि जो प्रश्न हमें आता है, हम वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करते हैं। सबसे ज़रूरी बात है ये। हमें जो प्रश्न आता है, प्रश्न पढ़ते ही हमारे दिमाग में आता है, अरे ये तो हमें पता है, और हमने पट से उसका जवाब दे देते हैं। और क्या करते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को जो हमें आता है, उसका हम कभी चारों विकल्प नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप एक एक चीज़ है कि हमें हर एक प्रश्न का, भले हमें उसका उत्तर पता हो, हमें एकदम श्योर पता हो कि यही होगा, मतलब यही होगा, 101% आप श्योर हो, लेकिन फिर भी आप बिना चारों विकल्प पढ़े कभी किसी का उत्तर मत दीजिए। पहली गलती से आप बच जाएँगे। दूसरी बात कौन-सी गलती लोग करते हैं कि लोग नहीं वाले प्रश्नों को है में समझ करके उत्तर दे देते हैं। पूरा प्रश्न वो पढ़ रहे हैं, बस उसी में पीछे दे देता है नहीं है, लेकिन उसको लोग है वाले में पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि उनका उत्तर जो है, जो सीधे होना चाहिए, वो उल्टा हो जाता है, तो उनका वो उत्तर गलत हो जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा जो सतर्कता है, सबसे ज़रूरी बात है, वो केवल प्रश्नों को पढ़ने में आप ध्यान दीजिए। जब आप बहुत विधिवत उस प्रश्न को पढ़ेंगे, तो वो गलत होने का कोई चांस ही नहीं होगा। और आप चारों विकल्प पढ़ें, और जब आपको लगे कि ये प्रश्न बड़ा आसान है, आपको आ रहा है, तो आप उस प्रश्न को, भले सभी प्रश्नों को आपने एक बार पढ़ा है, लेकिन उस प्रश्न को आप 2 बार पढ़िए। क्योंकि वो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वो आपकी हुई चीज़ है, तो वो गलत होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा हो जाता है, प्रेशर होता है हमारे ऊपर। लेकिन जेएनयू में क्या होता है कि जेएनयू में आपके पास इतना समय होता है कि आप गा-गा कर रिव्यू पेपर दे सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान दें, प्रश्नों को बहुत सतर्कता से पढ़ें। जब आप प्रश्न सतर्कता से पढ़ेंगे, तो इसका मतलब आप सतर्कता से उत्तर भी देंगे, तो इसका मतलब वो गलत हो ही नहीं सकता फिर। तो जितने आसान प्रश्न आपको लगे ना, तो आप उसको 2 बार ज़रूर पढ़ें, और चारों विकल्प पढ़ने की कोशिश करें। और ध्यान दें कि कोई नहीं वाला ऑप्शन तो है नहीं, नहीं इसमें मतलब दे रहा है, ये नहीं वाला क्या पता प्रश्न हो, तो नहीं वाले को लोग अक्सर हैं समझ करके उत्तर दे देते हैं उसका, और वो गलत हो जाता है। हालाँकि आता हुआ प्रश्न होता है ऐसे। और विकल्प पर जब हम टिक लगा रहे होते हैं, तो हम जिस विकल्प पर हमें टिक लगाना है, हमारा ध्यान बिल्कुल उसी विकल्प पर होना चाहिए। और टिक लगाने के बाद हम एक बार अपने उस प्रश्न को और उत्तर को मिला लेंगे, हाँ, बिल्कुल यही है, ठीक है, हमने लगाया है। तब आगे बढ़ें, क्योंकि आपका बहुत पर्याप्त समय होगा। आप घबराएँ नहीं, बहुत पर्याप्त समय होता है 3 घंटे। तो आप आराम से समझ-समझ करके, और अपने एक बात और ज़रूरी काम करना है कि बच्चे क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में, जब हमें पेपर आता है, जेएनयू में भी ऐसे बहुत लोग कर देते हैं कि जब पेपर आता है हमारे सामने, तो हड़बड़ी में जल्दी-जल्दी पेपर करने के चक्कर में 3 घंटे का समय का पेपर वो 1.5 घंटे में करके बैठ जाते हैं चुपचाप। तो क्यों करना है? हमें समय मिला है, तो हम अपने समय का इस्तेमाल करेंगे, पूरा प्रयोग करेंगे। जब हमें 3 घंटे मिला, तो हम 3 घंटे करेंगे। क्या हमें यहाँ घर तो जाने नहीं देंगे, तो हम क्या करने के लिए बैठे हैं? तो हम बहुत सतर्कता से क्यों ना अपने सारे प्रश्न करें। एक-एक प्रश्न को हम 2-2 बार पढ़ें, उनके सारे विकल्प को बहुत ध्यान से पढ़ें, तब जाकर के उत्तर दें। तो आपके जो आते हुए प्रश्न होंगे, वो धर्म जी गलत नहीं होंगे, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक। जी, अब कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद विमलेश भैया, आपने प्रमुख रूप से, विशेष रूप से अधिक समस्याओं का समाधान किया। विशेष आभार आपका। बहुत-बहुत और शुक्रिया। मैं अब सुबह जी से अनुरोध करूँगा कि वो कार्यक्रम को अंतिम दिशा की ओर मोड़ें। प्रश्नों की अब समाप्ति हो चुकी है। धन्यवाद आशुतोष। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें मार्गदर्शन। आप सभी वक्ताओं का दिल से बहुत-बहुत आभार। मैं विमलेश भैया, स्वाति जी, आराधना जी और निर्मल भैया, आप सभी का बहुत-बहुत आभार हृदय की अनंत गहराइयों से करता हूँ। और साथ ही हेमंत भैया, जो एक मैं कहूँ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने सुना ही कि हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ अनुभव प्राप्त करने के लिए, जब वह अपने स्नातक के द्वितीय वर्ष में थे, तब उन्होंने जेएनयू का पेपर दिया। तो मुझे लगता है यह जो हेमंत भैया कार्य कर रहे हैं, वो हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। तो मैं हेमंत भैया का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो टेक्निकल रूप से इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं आशुतोष जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना यहाँ पे बैठना हम लोगों के लिए संभव नहीं हो सकता। और जो प्रतिभागी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत-बहुत प्यार, स्नेह, आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें। और साथ ही मैं सभी के साथ मतलब एक शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों का आने वाला समय बहुत अच्छा हो और आप सक्सेस होकर जेएनयू के विद्यार्थी बने। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और शुभम, एक बात जो है और मैं बच्चों से करना चाहूँगा
जी जी। तो हाँ जी, वो सबसे ज़रूरी बात जो है वो परीक्षा के दिन वाली है। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग जिस दिन परीक्षा देने जाना हो, उस दिन तान के सोइएगा एकदम। हमारे यहाँ कहते हैं भोजपुरी में कि एकदम तान के सुतिया बाबू, कोनो चीज़ के टेंशन मत लिया लोगन। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल कम से कम 7 घंटे आप सोएँगे। बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, तो भी ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करिएगा और ज़रूर सोइएगा, पढ़िएगा मत। और परीक्षा देने से 2 घंटे पहले कुछ भी मत पढ़िएगा, किताब वगैरह 1 आध घंटे पहले तो आप देखिएगा भी मत, दिमाग को रिलैक्स होने दीजिएगा। जितना वो आराम कर सके, उतना तेज़ काम करेगा। ठीक है? उसके अंदर जैसे हम कोई कार्य करते हैं, थक जाते हैं, तो जब रुक जाते हैं तो एनर्जी स्टोर हो जाती है हमारे अंदर, तो वैसे उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात जो ध्यान देनी है हमें, वो है कि जब परीक्षा हॉल में जाते हैं, हम जब सेंटर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हमें बड़े मोटे-मोटे, ताज़े-ताज़े, हट्टे-कट्टे लोग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो जो छोटे-छोटे बच्चों जैसे लोग होते हैं ना, तो वो उनको देख कर के डर जाते हैं, पहले ही जो होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार! इतने बड़े-बड़े लोग हैं, ये पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कितना तैयार होगा इनका, है ना? ऐसे लोग भी मिलते हैं और कुछ-कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बैठे-बैठे आपके बगल में कहेंगे, अरे हम तो पूरा पढ़ गए हैं, सब तैयार है, हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का होता नहीं, इतना जान लीजिए। ठीक है? तो कभी किसी के साइज़ देख कर के नहीं डरना है हमें कि इतने लंबे हट्टे-कट्टे हैं, दाढ़ी-बाल है, सब पक गया है, हैं? इतने मोटे-ताजे हैं, ऐसे लोगों को देख के डरना नहीं है, ठीक है? और वहाँ जो है ये बात बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को क्या होता है कि मेंटली तुरंत इफ़ेक्ट कर जाती हैं बातें, तो इस बात को देख कर के ना डरें, क्योंकि मैं बड़ा दुबला-पतला सा था जब गया था परीक्षा देने। तो ऐसे जो है और कई सारे एग्ज़ाम आज तक दिए हम लोगों ने और सफल रहे हैं सबमें, तो ये बातें बहुत मायने रखता है कि प्रभावित करती हैं चीज़ें, हमें डर लगता है देख कर के लोगों को, तो इस पे है। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, उसका कोई चाहे प्रवेश पत्र हो या चीज़ें बहुत ध्यान से 1-2 दिन पहले रख लीजिएगा। लेकिन आप कहीं परीक्षा हॉल में गए और वहाँ कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम मिलाया जा रहा है, नंबर मिलाया जा रहा हो, क्रम मिलाया जा इसमें आपको कोई गड़बड़ी हो गई और जल्दी आपका नाम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग तुरंत पैनिक हो जाते हैं। आप उसको लेकर के घबराएँ नहीं, शांत हो जाइए। जब ऐसी परिस्थिति आए आप शांत होइए बिल्कुल और सोचिए कि क्या गलती हुई है। चलिए ये गलत है तो इसको सही कराने के लिए कहाँ जाया जा सकता है? यहाँ। ये सही करेंगे हाँ, तो आप सही कर दीजिए। घबराइए नहीं, उसको लेकर हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। किसी भी बात को लेकर के हड़बड़ी नहीं करनी है और सेंटर पर आप लोग कुछ समय पहले पहुँच जाएँ और पहुँच कर वहाँ बैठें, आराम से वहाँ का पानी पिएँ अगर मिले तो, ताकि वहाँ के जैसे हो जाएँ आप, ठीक है? तो ये बातें विशेष ज़रूरी हैं जो हमें ध्यान देना है और अपने प्रश्नों को बहुत सतर्कता से पढ़ें। बिल्कुल इतने विधिवत पढ़ें जैसे आप लोग किसी के शादी का कार्ड पढ़ते हैं ना कि किस तारीख को शादी है ये देख लें, किस तारीख को तिलक है ये देख लें कि गड़बड़ी ना हो जाके वहाँ दावत उड़ाने में। ठीक है? तो उतने ही ध्यान से आप लोग जो है प्रश्नों को पढ़िएगा। ठीक, तो आप सभी को जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत आप सबका धन्यवाद। हेमंत जी का बहुत शुक्रिया ऐसे जो है बड़े जो है सुझावात्मक आयोजन में हम लोगों को याद करने के लिए। और आप सभी बच्चों को अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी भी बात की या कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर उनसे कहें या फिर किसी से भी। हमारे जितने भी वक्ता हैं, सहयोगी हैं अब तक आप लोगों के बताने वाले, समझाने वाले, वो आपका मदद करने के लिए आपकी हमेशा तैयार रहें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। आप सभी सफल हों और बहुत मेहनत करें। जो जिस तरह की मेहनत करे उसी तरह की सफलता मिले उसे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं अपनी तरफ से भी मैं अपनी तरफ से भी आप सभी साथियों का अग्रिम सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी जेएनयू आइए और आप लोग से मुलाकात हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और भगवान साहब जो जितना मेहनत कर रहे हैं उसकी सफलता होगी ही, जरूर होगी। जो आप सब मेहनत कीजिए, सफल होंगे आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि मुझे बुलाए यहाँ पे और अपना अनुभव साझा करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हेमंत जी का विशेष धन्यवाद कि वो एक ऐसा कार्यक्रम चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो सच पूछिए आपको ये जो हम लोग से बात कर रहे हैं आप, इसका आपका मायने वहाँ पे पता चलेगा। वहाँ पे आपको लगेगा कि हम लोग यहाँ पे जो यहाँ आप लोग सीख रहे हैं उसका महत्व वहाँ आपको मालूम, वहाँ पे जाइएगा तो लगेगा कि ये बहुत कितना जरूरी चीज था। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई और आपका विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल हेलो भैया। हाँ जी। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, हाँ मैं लास्ट टाइम सभी को जो प्रतिभागी है उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं शुभम जी, आशुतोष जी, विशेषकर हेमंत जी को जिन्होंने हम सबके बीच से निकलकर एक नई पहल शुरू की और एग्जाम के लिए
स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ सब बच्चों ने शेयर की है, जाना पहचाना है, उनको विशेषकर आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और सब अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए, स्ट्रेस लेस रहिए बिल्कुल, जैसा विमलेश ने इस विषय पे बहुत अच्छे से बारीकी से बताया है। और आज सब से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आप सबने हमको यहाँ आमंत्रित किया, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। हेमंत भैया, और कोई बात है या आपके कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाए? भैया आराधना यादव जी भी कुछ बोल रही है, थोड़ा उनको जी भी जी बोलिए, क्षमा चाहेंगे। बोल दीजिए। मैं सभी प्रतिभागियों को देना चाहूंगी कि जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो आप वो टाइम देख लीजिए कि एडमिट कार्ड में आपका किस टाइम में एग्जाम होने वाला है। उस 3 घंटे में आप कोशिश करिए कि आप सोए नहीं। आप उस टाइम में आप एक पोजीशन बना लीजिए कि आप कुर्सी पे बैठ के उस टाइम में पेपर सॉल्व करें या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़े जो आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप उस टाइम में अगर आप ये काम करते हैं तो परीक्षा के समय आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम में आप घर में सो रहे हैं, आपका मान लीजिए कि 1 से 3 एग्जाम है, उस टाइम अगर दोपहर में नींद आती है लोगों को, लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो आप पक्का है कि आप परीक्षा में सोएंगे और आती हुई चीज को भी भूल जाएंगे। तो आप जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए आप टाइम देख लीजिए और उस समय आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कुर्सी पे बैठ के। और बस मुझे यही कहना था। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो द्विवेदी युग के समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली षड्गुप्त के लिए किया था और सभी रचनाकारों के लिए किया था। जो मैथिली षड्गुप्त जो उनके लिए लिखते हैं कि महावीर का जो वो प्रसाद पाए थे, तो ये इन सभी प्रतिभागियों के लिए हेमंत जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का काम कर रहे हैं। तो हेमंत आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं इन सभी प्रतिभागियों की तरफ से, हम सब की तरफ से। बाकी आशुतोष और शुभम जी आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामना देना चाहूंगी कि वो खुश हो के ये परीक्षा दें। सफलता असफलता ये एक फेज है, वो आता है जाता है। सफलता कभी आपके पास रहती है, कभी नहीं रहती है। तो आप परिणाम जो भी होगा उसको छोड़ के आप सिर्फ इस प्रोसेस में खुश रहिए, आप अपनी तैयारी में खुश रहिए। अगर आप खुश होकर तैयारी करते हैं, आप एक सकारात्मक होकर आप तैयारी कर रहे हैं, खुश होकर तैयारी कर रहे हैं, तो अब जरूर है कि आपको वो सफलता मिलेगी। बाकी आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल जैसा कहा इन्होंने आप लोग वैसा करें। और एक बात जो है, आप सभी बच्चे ये सोच करके अपने जहन में पढ़ें कि आपको एक सीट लेनी है। अगर कोई कहता है कि कहीं 10 सीट निकली है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे यार 10 सीट है, 1000 लोग 2000 लोग फॉर्म भर दिया, अब हमारा क्या होगा, छोड़ो नहीं भरते हैं। ऐसी चीजें नहीं करनी, हमें ये सोच करके चलना है उस 10 में से एक सीट मेरी है, बाकी जो बचती है उस पर अन्य लोग लड़ेंगे। तो यही सोच करके पढ़िए कि आपकी एक सीट है और आपको जेएनयू की वो एक सीट लेनी है और आप जेएनयू के विद्यार्थी बनेंगे। और ऐसी सोच के साथ आप पढ़ें और सफलता आपको मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए। हेमंत भैया और आप सभी वक्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः व्यक्त करता हूँ। हेमंत भैया, कोई और बात या कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाए? जी जी, अब समय भी हो गया है, कार्यक्रम की समाप्ति कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले संडे को। मैं एक बार पुनः आप सभी प्रतिभागियों का, वक्ताओं का, हेमंत भैया आपका, आशुतोष जी आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हम अगले सप्ताह में फिर से हम एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आशुतोष जी, आपसे निवेदन होगा कि कार्यक्रम की समाप्त कर दें। जी बिल्कुल, आप सभी लीव कर दीजिए, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आप सब लीव कर सकते हैं। बाकी मैं खुद से भी लीव करा देता हूँ लोग। आशुतोष जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए।